इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि दाब की विमा क्या होगी। तो दाब को आप जानते हैं कि P बराबर बच्चों F परपेंडिकुलर बटा A, यानी अपन कह सकते हैं कि सतह के लंबवत वाला बल अपन लेते हैं। तो ये तो हो गया फॉर्मूले की जानकारी कि P बराबर बल बटा क्षेत्रफल होगा। तो P की विमा आपको चाहिए तो आपको किसकी विमा आनी चाहिए, F की विमा आनी चाहिए और क्षेत्रफल की विमा आनी चाहिए। तो बताओ, बल की विमा आपको याद रख लेनी चाहिए, बहुत बार यूज होता है, M/L/T - 2। आई कैसे, तो F बराबर क्या होता है बच्चों, MA। M क्या होता है, द्रव्यमान, तो कैपिटल M। A आपका त्वरण होता है जिसकी विमा L/T - 2 होती है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं। अपन कह सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपन कह सकते हैं L का पावर 2 हो गया। जब इसको कोई भी सोल्व करता है तो ML-1T-2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं ML-1T-2, ML-1T-2 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ML2T-2 किसकी विमा है। ML2T-2 विमा अपन जानते हैं ऊर्जा की होगी, लेकिन फिर भी अपने को ये प्रूव कर लेते हैं कि ऊर्जा की विमा क्यों होगी। अपन जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 दिया है गतिज ऊर्जा। बच्चों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसकी विमा अपन फाइंड करें तो 1/2 तो एक नंबर है तो उसकी कोई विमा नहीं होगी। m की बात करें तो m की विमा कैपिटल M हो जाएगी। p होता है उसकी विमा होती है L/T-1 और उसका क्या करना है होल स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो ML2T-2 इसकी विमा आ जाती है। तो अपन कहेंगे यह है तो गतिज ऊर्जा की। लेकिन इन तीन ऑप्शन की बात कर ले तो दाब की विमा सब जानते हैं, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की विमा सभी जानते हैं ML/T-2 पता है, आपको याद रखनी है, बटा क्षेत्रफल की विमा L2 होती है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ML-1T-2 है, जो कि अपना ऑप्शन या जो डिमांड है वैसे नहीं है, इस वजह से इसका नहीं है। संवेग की बात करूं तो P बराबर बच्चों होता है mv। तो इसकी विमा आपको चाहिए तो M कैपिटल M हो गया। P का विमा L/T-1 हो गया। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं इसकी विमा आई ML/T-1। इस तरीके से इसकी विमा आ गई। शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर। तो P बराबर dW/dt। तो अपन जानते हैं कि कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है तो उसकी विमा ML2T-2 होगा और T आपका समय है तो उसकी विमा T होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ML2 और T-3 जो कि अपनी डिमांड नहीं है। तो यहाँ से मैंने सारी राशियों की विमा आपको समझाई और इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ML2T-2 आपकी गतिज ऊर्जा की विमा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सी मात्रक पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों पर आधारित नहीं है। यानी आपसे पूछा है कि इन पे आधारित नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं SI, MKS, FPS और CGS। सबसे पहले अपन बात करते हैं इन तीनों की। तो यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, भौतिक राशियाँ ले रहे हैं जिसके अंदर लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। बात करते हैं CGS पद्धति की। C का मतलब होता है बच्चों सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। इसीलिए इसको शॉर्ट में बोल देते हैं CGS पद्धति, जो फ्रांस में उत्पन्न हुई। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे CGS पद्धति के अंदर जो मूलभूत राशियाँ ली गई वो लंबाई, द्रव्यमान और समय को ही लिया गया। इसी तरीके से बात करें बात MKS की। MKS में M आपका मीटर के लिए यूज हुआ, K आपका किलोग्राम के लिए यूज हुआ और S आपका सेकंड के लिए, और इसका नाम पड़ गया MKS। इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं FPS पद्धति की। F का मतलब होता है बच्चों फुट। फुट अपन कह सकते हैं लंबाई नापने के काम आता है। यहाँ पे P कह सकते हैं बच्चों पाउंड, जो कि द्रव्यमान नापता है। S यहाँ पे अपन कह सकते हैं सेकंड। तो इन तीनों में आपने देखा MKS, FPS, सीजीएस पद्धति में जो मापन हो रहा है वो लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं ये तीनों राशियाँ तो आपकी द्रव्यमान, लंबाई और समय पर आधारित हैं। लेकिन अपने को पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो एक मात्रक पद्धति होती है बच्चों SI मात्रक पद्धति, जिसके अंदर इन तीन राशियों को तो ले लिया गया है। यानी इन तीन मूलभूत राशियों को तो इसमें भी लिया गया, लंबाई को लिया गया, द्रव्यमान को लिया गया और समय को लिया गया। इनके अलावा इसमें चार राशियां और शामिल कर ली गई, जिसमें एक विद्युत धारा थी, उसके लिए इन्होंने मात्रक लिया एम्पियर। ताप था जिसका SI मात्रक होता है बच्चों केल्विन, और पदार्थ की मात्रा जिसका SI मात्रक मोल होता है, और इसी तरीके से ज्योति तीव्रता जिसका SI मात्रक होता है कैंडेला। तो मैं कह सकता हूँ कि SI मात्रक पद्धति में इन तीन राशियों के अलावा चार और मूलभूत राशियां होती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मूलभूत राशियों की संख्या SI पद्धति में 7 होती है बच्चों।
इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बनता है। तो अपन कह सकते हैं सीजीएस हुआ, एमकेएस हुआ, एफपीएस में हुआ, इसमें मूलभूत राशियाँ 3 ही हैं बच्चों, लंबाई, द्रव्यमान और समय, जबकि एसआई में 7 मूलभूत राशियाँ हैं। तो क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, निम्न में से कौन सी मात्रक पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रकों पर आधारित नहीं है? तो अपना आंसर होगा एसआई मात्रक पद्धति इन 3 के अलावा उन 4 पर भी आधारित है। इस प्रश्न में अपने से पूछा है कि वह कौन सी मूलभूत राशि है जो पृष्ठ तनाव, श्यानता गुणांक के विमीय सूत्रों में समान घात रखती है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं 1 नंबर पृष्ठ तनाव को। ये अपन जानते हैं कि पृष्ठ तनाव का जो परिभाषित करते हैं, तो अपन कहते हैं कि बच्चों एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आपका पृष्ठ तनाव होता है। एफ बटा एल आपका पृष्ठ तनाव होगा, लेकिन अपने को यहाँ पे विमा चाहिए थी, तो इस तरीके से डब्बा बना लेते हैं। एफ का विमा सभी जानते हैं एम एल टी माइनस 2 है। विमा के केस में एफ की विमा तो बच्चों याद रखनी चाहिए। अपन कह सकते हैं लंबाई के लिए कैपिटल यूज एल यूज कर सकते हैं। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एम का घात कितना हुआ बच्चों? 1 हुआ। एल का घात कितना हुआ? 0। और टी का घात -2। तो इस तरीके से ये तो आगे विमा किसकी? पृष्ठ तनाव की। चलिए दूसरा अपने को बोला है बच्चों यहाँ पे श्यानता गुणांक। इसमें बच्चे परेशान रहते हैं कि श्यानता गुणांक क्या होता है। श्यानता गुणांक के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, एफ बराबर ईटा ए टी वी बाय टी एक्स। या आप विस्कोसिटी या श्यानता चैप्टर में पढ़ते हैं। इस केस में अपने को चाहिए ईटा का विमा। बच्चों यहाँ पे देखो, अपन ईटा को एक तरफ ले चलते हैं। ईटा बराबर अपन कह सकते हैं बच्चों एफ डी एक्स हो गया। एफ डी एक्स हो गया बटा क्या होगा बच्चों? अब देखो यहाँ पे अपन कहेंगे ए डी वी होगा। क्या इन सब के विमा लिखने आते हैं? क्यों नहीं आते, सबके आते हैं अपने को। यहाँ पे कह सकते हैं इसकी विमा लिख देते हैं एफ की, और यहाँ पे डी एक्स की विमा लिख देते हैं, और इसी तरीके से ए की विमा लिख देते हैं और डी वी की विमा लिख देते हैं। आंसर आ जाएगा। एफ की विमा याद रखनी है बच्चों एम एल टी माइनस 2। समझ रहे हो आप? इसी तरीके से डी एक्स का विमा कैपिटल एल। इस तरीके से अपन क्षेत्रफल की विमा एल का होल स्क्वायर। इसी तरीके से डी वी बच्चों वेग होता है, जिसमें अपन कह सकते हैं एल टी माइनस 1। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ से अपने को विमा मिलता है किसका बच्चों? ईटा का। सॉल्व करने गए तो एम का विमा एम का घात 1 रहा। एल की घात बात करें तो यहाँ पे देखो एल का और एल का होल स्क्वायर था, ये वाले कैंसिल आउट हो गए बच्चों। एल कितना बचा ऊपर? तो एल की घात -1 बचा। और अपन कहेंगे टी की बात करें तो टी की बात करें तो टी का घात -2 और टी का घात -1, टी का घात -1। अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि वह कौन सी मूलभूत राशियाँ कितनी है बच्चों? एसआई पद्धति में 7। तो उसमें से प्रस्तना और श्यानता गुणांक के विमीय सूत्रों में समान घात किसकी है? तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे 3 ही मूलभूत राशियाँ अपन उपयोग में ला रहे हैं, एम एल टी। टी की घात एक में -2 है, एक में -1 है, तो ये बराबर नहीं हुई। एल की घात एक में 0 है, एक में -1 है, ये भी बराबर नहीं हुई। लेकिन अपन कह सकते हैं एम की घात यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये बराबर हुई। तो अपन कह सकते हैं इसका सही उत्तर होगा बच्चों द्रव्यमान। अब थोड़ा सा ज्ञान इसके बारे में ले लेते हैं कि ये क्या है। ये बच्चों है बल। ये आपका श्यानता गुणांक है। ये अपन कह सकते हैं जैसे अपन ये पढ़ते हैं कि द्रव की परतों के बीच में जो बल लगता है, उस बल के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये उस द्रव की परत का क्षेत्रफल है या कॉन्टैक्ट एरिया जिसको बोलते हैं। डीवी अपन कह सकते हैं वेग में परिवर्तन है, और डीएक्स अपन कह सकते हैं इनके परतों के बीच की दूरी है। तो इस तरीके से ये आपको पढ़ाया जाएगा जब श्यानता आपको पढ़ाई जाएगी। अभी अपन विमीय सूत्र निकालना सीख रहे हैं, तो इसके बारे में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके अंदर जो राशियाँ यूज हो रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन व नैनोमीटर का अनुपात क्या होगा। इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि 10⁻1 को डेका कहते हैं, 10⁻1 को डेसी कहते हैं, और 10⁻2 को सेंटी कहते हैं। इस तरीके से अपन कहते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको अपन देखें तो 100 का तो 100 लिख लो बच्चों। सेंटी की जगह अपन यूज कर सकते हैं 10⁻2 और मीटर। तो आप इसको सोल्व करते हो तो आंसर कितना आ रहा है? 1 मीटर आ रहा है। तो ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो कहानी सही थी। सेंटी का मतलब होता है 10⁻2। इसी तरीके से मिली का मतलब होता है 10⁻3। और इसी तरीके से माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻6। तो अपने को माइक्रो चाहिए था, एक तो अपने देख लिया माइक्रो 10⁻6। अब आगे देखते हैं। आगे है बच्चों 10⁻9, जिसको नैनो कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं 10⁻9। अब घात को सोल्व करना आपको अच्छे से आता होगा, तो अपन कह सकते हैं इसको जब सोल्व करेंगे तो अपन कहेंगे 10⁻6
ऊपर जाएगा घात तो प्लस का 9, तो अपन कह सकते हैं 10 की घात कितना बच गया, प्लस का 3। तो अपना सही उत्तर होगा 10 की घात प्लस 3, यानी उत्तर नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे देख लेते हैं। 10 की घात माइनस 12 को पीको कहते हैं और 10 की घात माइनस 15 को फेमिटो कहते हैं बच्चों। क्या इसको 10 की घात माइनस 15 को अपन फर्मी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, जिसमें से मैन की बात करूँ तो सेंटी पता होना चाहिए, डेका पता होना चाहिए, मिली पता होना चाहिए, माइक्रो, नैनो और पीको, ये तो कम से कम आपको इतनी जानकारियां तो जरूर होनी ही चाहिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि मात्रकों की सीजियस पत्ती में लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम पर सीसी दिया है। इस पर सीसी में सीसी का मतलब बच्चों होता है सेंटीमीटर का क्यूब, यानी इसको शॉर्टकट में अपन क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर को अपन कह सकते हैं सेंटीमीटर का क्यूब। ये तो मैंने समझा दिया इसका मतलब। अब आपको क्या चाहिए, एमकेएस पद्धति में इसका मान चाहिए। सीजियस में लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए अपन कहते हैं ग्राम यूज करते हैं और समय के लिए सेकंड यूज करते हैं। तो अपन को क्या करना है कि इस 0.5 ग्राम बटा सेंटीमीटर का क्यूब जो है इसको कन्वर्ट करना है बच्चों केजी में, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं किलोग्राम होगा। 1 केजी बराबर आप जानते हो 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम बराबर बच्चों कह सकते हो 1/1000 kg, यानी अपन जल्दी से लिखें तो 10 की घात माइनस 3 kg होता है। ये समझ में आ रहा है ना, उल्टा करना। तो अब मैं कह सकता हूँ इस ग्राम को हटाता हूँ और इस ग्राम की जगह में लिखता हूँ 10 की घात माइनस 3 kg। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया तो आगे बताओ। दूसरा वाला अपन क्या करते हैं कि जो सेंटीमीटर है, 1 मीटर बराबर सभी जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 2 मीटर होता है, ये भी सभी जानते हैं। तो अब क्या करते हैं, 10 की घात माइनस 2 मीटर लिख रहे हैं किसकी जगह, 1 सेंटीमीटर की जगह, और इसका घात कितना है, 3 है। तो अपन कह सकते हैं ये आ गया आपका आंसर 0.5। ऊपर घात कितनी थी, 10 की घात माइनस 3 kg, और यहाँ पे अपन कहें 10 की घात माइनस 6 मीटर क्यूब। अब इसको सोल्व करते हो ना, 0.5 इंटू 10 की घात प्लस की 3 हो गई, इसको लिखोगे तो 500 kg पर मीटर क्यूब इसका सही उत्तर आ जाएगा। 500 आंसर आएगा इसमें, एमकेएस में इकाई क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। इस वजह से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मात्रक समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको दिया है माइक्रो सेकंड, तो माइक्रो सेकंड का मीनिंग होगा बच्चों 10 की घात माइनस 6 सेकंड। ये तो अपन कह सकते हैं 10 की घात माइनस 6 सेकंड तो समय का मात्रक है। उसके बाद नंबर 2 बारी आती है कि लीप वर्ष। अपन जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये भी अपन कह सकते हैं एक समय का मात्रक हुआ। तीसरा अपन बात कर रहे हैं चंद्रमास। चंद्रमास को अपन कहते हैं कि चंद्रमास वो समय होता है जो एक पूर्ण चंद्र से अगले पूर्ण चंद्र तक के बीच का होता है। यानी अपने को एक बार जब चांद कंप्लीट दिखाई देता है तो उसके बाद अगला जब पूरा चांद अपने को दिखाई दे तो उनके बीच का जो समय अंतराल होता है ना बच्चों, उसी को अपन चंद्रमास कहते हैं। सामान्यतः ये 29 दिन और 12 घंटे और 44 मिनट के आसपास होता है, ठीक है। तो अपन ये भी कह सकते हैं चंद्रमास जो है ना वो भी आपका समय है। उसके बाद ये आप देखिए पैरालैक्टिक सेकंड, इसके नाम से अपने को कन्फ्यूजन होता है। पैरालैक्टिक सेकंड को कई बार पारसेक भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, पारसेक, ठीक है, पारसेक। तो ये इंग्लिश का शॉर्ट वर्ड इसने बना दिया और बोला कि पारसेक। तो पारसेक जो है ना वो समय का मात्रक नहीं है। पारसेक जो है वो आपका दूरी का मात्रक है। पारसेक क्या है, दूरी का मात्रक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक और होता है कि एक प्रकाश वर्ष, जैसे ये नाम भी कई बार कंफ्यूज कर जाता है बच्चों को कि एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष भी आपका दूरी का मात्रक है। इसकी परिभाषा एनसीईआरटी में और अपने सिलेबस के अंदर भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना बच्चों, वो होती है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है, जिसका जो मान होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है बच्चों 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर।
ठीक है, तो अपन कह सकते हैं प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। इसी तरीके से पारसेक भी एक दूरी का मात्रक है। पारसेक जो होता है ना बच्चों, वो प्रकाश वर्ष से ही बड़ी दूरियों का मापन करता है। यानी अपन कह सकते हैं कि एक पारसेक में बोलूँ तो एक पारसेक का मान बच्चों होता है 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर। बड़ा कौन हुआ, पारसेक हुआ। अब पारसेक का मतलब भी समझ लेते हैं कि भाई पारसेक होता क्या है। तो अपन कह सकते हैं कि पारसेक वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या, पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 सेकंड का कोण बनाए ना, और जो त्रिज्या उस केस में आए वो दूरी आपकी पारसेक कहलाती है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका सन है, यानी सूर्य है। तो ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो अपन कह सकते हैं जब पृथ्वी इस तरीके से घूर्णन करे, इस केस में अपन कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के घूर्णन से जो अंतरित कक्षा हुई है, वो आपका क्या करती है, 1 सेकंड का कोण बनाती है। उस केस में ये वाली जो दूरी है त्रिज्या, वो दूरी आपकी पारसेक कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं ये आपकी एक प्रकार की दूरी है। ये तो हो गई बहुत बेसिक सी जानकारियाँ। अपना क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो जाता था। समय का मात्रक बताओ। समय का मात्रक माइक्रोसेकंड है, चंद्रमास भी है, लीप वर्ष भी है। पैरालैक्टिक या पारसेक या प्रकाश वर्ष दोनों ही दूरी के मात्रक हैं, तो अपन कह सकते हैं पैरालैक्टिक सेकंड समय का मात्रक नहीं है बच्चों, दूरी का मात्रक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश की। आप ये सारी चीज़ें आपको पता भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई है। पहला ऑप्शन मिलीमीटर, दूसरा एंगस्ट्रॉम, थर्ड फर्मी और ये मीटर। मैं कह सकता हूँ सारी की सारी इकाई आपको लंबाई की दी गई है और आपको बताना है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। तो मीटर तो सभी जानते हैं, यहाँ पे मीटर के लिए ये बात कर रहा है कि 1 मीटर। तो मीटर से अपन बात करेंगे 1 मीटर। एंगस्ट्रॉम को भी सभी जानते हैं कि 10 की घात -10 मीटर होता है बच्चों। और इसी तरीके से मिलीमीटर को भी सभी जानते हैं कि मिलीमीटर होता है 10 की घात -3 मीटर। और फर्मी को भी अपन जानते हैं 10 की घात -15 मीटर। अपन कह सकते हैं ये सारी राशियाँ अपन जानते हैं। इसमें मीटर 1 मीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम आपका 10 की घात -10 मीटर हो गया, फर्मी आपका 10 की घात -15 मीटर हुआ, और मिलीमीटर को भी अपन जानते हैं 10 की घात -3 मीटर। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सबसे छोटी इकाई जो हुई वो 10 की घात -15 मीटर हुई। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्मी जो है वो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई है लंबाई के रूप में। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध सही नहीं है। यानी अपने को पता करना है कि 3 संबंध यहाँ पे सही होंगे, एक गलत होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो अपन कह सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल ही होता है। तो ये संबंध सही संबंध है आपका बच्चों। दूसरा संबंध है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। ये संबंध भी सही है। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात -13 जूल के बराबर दे रखा है। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। ये आपको याद रखना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आगे इसने मेगा लगा दिया। जो मेगा होता है, कैपिटल एम होता है ना बच्चों, उसका नाम क्या होता है, मेगा होता है। और इस मेगा की जगह अपन लिख सकते हैं 10 की घात 6। तो अपन कह सकते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। लेकिन यहाँ पे गुणा किससे, 10 की घात 6 से, और ये जूल। तो अपन कह सकते हैं इसका मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की घात -13 जूल। तो ये बात सही थी। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -13 जूल। आपको याद ये रखना है बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। ठीक है, ये समझ में आता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं ये भी सही है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात -5 डाइन लिखा है। अरे बच्चों, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। ये आपको अच्छे से समझ में आया। इसने माइनस लिख रखा है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो ये संबंध गलत है, तो यही अपना सही उत्तर हो गया। तो ये तो बेसिक सी जानकारी है जो पूरी फिजिक्स में यूज की जाएंगी, आपको ये पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात इनमें से किसकी विमाओं के समतुल्य होगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्लांक नियतांक की विमा क्या होगी, उसके बाद अपन देख लेते हैं जड़त्व आघूर्ण की, और फिर इन दोनों का अनुपात कर लेते हैं और फिर अपने को पता लग जाएगा। बताओ बच्चों कि प्लांक नियतांक की विमा कैसे आएगी। तो आप जानते हो E बराबर क्या होता है, एच न्यू। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एच जो है ना,
वो आपका प्लांक नियतांक है। एच बराबर तुम कह सकते हो ई बटा न्यू। आप कह सकते हो ई किसकी है, ऊर्जा की, तो ऊर्जा की विमा होती है ml2t-2। बल और ऊर्जा की विमा आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये क्या है बच्चों, ये आवर्ती है, तो आवर्ती अपन कह सकते हैं कि टी का घात -1 होता है, ये जानते हो सब। अब यहाँ से कह सकते हैं कि अपन यहाँ से इसका जब h का विमा निकालेंगे ना, वो आएगा ml2 और ऊपर बचेगा t-1। ठीक है, चलो यहाँ से प्लांक नियतांक की विमा तो आ गई। अब अपना दूसरा मकसद है जड़त्व आघूर्ण। भाई जड़त्व आघूर्ण आई होता है और आई का फॉर्मूला सभी जानते हैं, m × r² होता है। तो अपन जानते हैं कि आई का विमा अपन निकालेंगे, तो आई का विमा आप कह सकते हो, m का विमा बताओ बच्चों। m का अपन कह सकते हैं कैपिटल M हो गया, r क्या है दूरी है, तो l का होल स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों का अनुपात चाहिए, तो अपन कह सकते हैं प्लांक नियतांक की विमा का किसके साथ अनुपात करना है, जड़त्व आघूर्ण के साथ। तो अपन कह सकते हैं ये देखो h की विमा ml2t-1 और बटा में क्या होगा बच्चों, ml2 होगा। तो अपन कह सकते हैं ml2 से ml2 चला गया और यहाँ से आया t का घात -1। t का घात -1 होता है बच्चों आवर्ती का विमा। तो मैं कहूँगा ये तो किसके बराबर हो गया, आवर्ती की विमा के बराबर हो गया। तो अपन कह सकते हैं आवर्ती है इसमें चौथा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से अपन ने ये प्लांक नियतांक के अंदर बच्चों न्यू जो होता है ना, वो आपकी आवर्ती होता है, और आवर्ती क्या होता है, आवर्तकाल का उल्टा होता है। तो अपन कह सकते हैं आवर्तकाल का जो विमा होता है वो कैपिटल टी होता है, तो आवर्ती का t-1 होगा। तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन अपन ने करा। इस क्वेश्चन में अपने से बोला है कि जब एक तरंग एक माध्यम से गुजरती है तो t समय पर x दूरी पर स्थित कण का विस्थापन निश्चय दिया जाता है। जहां पर ए बी सी आपके तरंग नियतांक है बच्चों, तो b बाई सी यानी b बाई सी की विमा निम्न में से किसके बराबर होगी, ये आपको पता करना है। तो चलिए अपन देखते हैं। समीकरण अपने को दिए y बराबर a साइन बी टी माइनस सी एक्स। अब थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान देखो क्या होना चाहिए। अपने को ये पता होना चाहिए कि जो साइन होता है ना बच्चों, और साइन के अंदर जो भी कोण लिखा जाता है, ये दोनों के दोनों ही आपके क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं बच्चों, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती। कारण बताओ। अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब खुद क्या होता है, लंबाई। कर्ण क्या होता है, लंबाई, और लंबाई से लंबाई कट गया, तो इसकी कोई विमा नहीं होती। ये बात आपको समझ में आई। तो साइन साइन के अंदर जो लिखा होगा उसकी कोई विमा नहीं होगी। चलो अब अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे। अपन कह सकते हैं बी टी का कोई विमा नहीं, सी एक्स का कोई विमा नहीं, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं बी टी आपकी विमाहीन राशि है। तो m0 l0 t0 हो गया। मेरे को चाहिए b का विमा, तो मैं कहूँगा t आगे चला जाएगा, तो t आगे जाएगा तो 1/t होगा ना बच्चों, m0 l0 t0 और बटा में t, तो कैपिटल T। तो मैं कह सकता हूँ b का विमा आया हुआ यहाँ से t-1। तो एक बार तो इसने कंप्लीट करा अपन ने, आगे शॉर्ट में देख लेते हैं। अपन कह सकते हैं सी एक्स का कोई विमा नहीं है, तो सी एक्स आपका विमाहीन है। सी एक्स आपका विमाहीन हुआ तो आप बता सकते हो सी का विमा जो होगा वो 1/x के विमा के बराबर होगा। टी का विमा कोई भी कह सकता है, एक्स का विमा एल होगा तो ऊपर आके l-1 हो जाएगा। तो इस तरीके से l-1 हो गया। अपने को क्वेश्चन में पूछा है बी बाई सी की विमा किसके बराबर होगी, बी का विमा लिख लो। तो बी का विमा क्या लिखोगे, तो वी का विमा आपने लिखा, देखिए बी का विमा बटा सी का विमा। तो बी का विमा आपने कहा बच्चों किसके बराबर है, t-1, और एक्स का विमा किसके बराबर है, तो आप कहोगे l-1। चलो इसको L को ऊपर ले जाते हैं तो LT-1 हो गया। अब याद आ रहा है ना, LT-1 तो वेग का विमा होता है, तो अपन कह सकते हैं तरंग के वेग की विमा के बराबर होगा। मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकता था, बोला कैसे, बोला यहाँ पे देखो भैया, अपन कह सकते हैं BT का कोई विमा नहीं है, तो कोई विमा तभी नहीं हो सकता जब T का जो विमा है वो कैपिटल T है, तो B का क्या हुआ 1/T। तो आ गया ना आंसर यहाँ से। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं CX में, तो अपन कह सकते हैं X का मीटर है तो टी का क्या हुआ 1/मीटर। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट आंसर जल्दी से दे सकते हैं, ये भी आप सीखे। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि तरंग संख्या का विमीय सूत्र क्या होगा। सबसे पहले अपने को तरंग संख्या के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तो सबसे पहले अपन तरंग संख्या के बारे में ही सीख लेते हैं। तरंग संख्या का जो परिभाषा होता है ना बच्चों, वो परिभाषा होता है कि एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या। परिभाषा क्या होगा, एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या। इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या। अपन कह सकते हैं जैसे तरंग का अपन डायग्राम बनाते हैं बच्चों,
तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे बनाते हैं। और अपन कह सकते हैं ये एक तरंग हो गई। और अपन कह सकते हैं ये तरंग की जो ये लंबाई होती है ना, इस लंबाई को ये कहते हैं तरंग दैर्ध्य से लैम्डा से। मैं कह सकता हूँ लैम्डा दूरी में कितनी तरंग आई, तो आप कहोगे एक, यानी एक कंप्लीट साइकिल आया, एक कंप्लीट चक्कर आया। तो अपन कह सकते हैं कि तरंग संख्या को अपन परिभाषित करें तो तरंग संख्या की डेफिनेशन है एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या। अपन कहेंगे इसमें कितनी तरंग है, तो अपन कहेंगे एक, बोला लंबाई कितनी थी, लैम्डा। तो ये इसकी तरंग संख्या की परिभाषा हो गई बच्चों। लेकिन अपने को तो विमीय सूत्र चाहिए था। तो विमीय सूत्र तो बिल्कुल आसान है। ए का विमीय सूत्र निकालने के लिए 1 बटा लैम्डा का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं लैम्डा तो एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका विमीय सूत्र कैपिटल एल होगा। तो अपन कह सकते हैं L-1 इसका विमीय सूत्र होगा। देख लो L-1 इसमें दिया गया है, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर तो भाई T-1 है, गलत हो गया। इसके अंदर m का है, इसके अंदर अपन कह सकते हैं L का पावर -1 है। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध विमीय विश्लेषण विधि से व्युत्पन्न किया जा सकता है। यानी अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो संबंध या फॉर्मूला जो है वो अपन विमीय विश्लेषण विधि जो है ना उससे अपन डेराइव कर सकें या व्युत्पन्न कर सकें। तो अपन जानते हैं कि विमीय विश्लेषण जो विधि है उसकी कुछ सीमाएं या कुछ कमियां हैं। उन कमियों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी ना, तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर सकते हो। तो अपन पॉइंट वाइज करते हैं, जैसे पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन की अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो पहला अपने को यह ज्ञान होना चाहिए कि सभी त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय का मतलब होता है बच्चों साइन थीटा कोस थीटा, सभी त्रिकोणमितीय चर घातांकीय बच्चों होते हैं ई का घात, जैसे इस तरीके से ये चर घातांकीय हो गया। लघु गणकीय मतलब लोग, लोग एक्स हुआ, ऐसे फलन। और उसके अंदर के व्यंजक, जैसे मैं बात करता हूँ साइन, साइन के अंदर मैं के एक्स लिख देता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ साइन तो विमाहीन होगा ही होगा, साथ में उसके अंदर का व्यंजक भी विमाहीन होगा। इसी प्रकार अपन बात करें चर घातांकीय ई का पावर के एक्स, ई का पावर के एक्स में अपन कह सकते हैं खुद तो विमाहीन होगा ही होगा, इसके अंदर जो के एक्स आ रहा है वो भी विमाहीन होगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ बच्चों कि आगे वाला ये वाला पॉइंट समझने में आपको मदद मिलेगी। अब कह रहे हैं कि ये अपन जो बात पढ़ रहे हैं ना वो विमीय विश्लेषण की विधि की कमी है। तो कह रहे हैं कि इस विधि के द्वारा व्युत्पन्न संबंध से विमाहीन नियतांकों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी मैं कह सकता हूँ कि विमीय विश्लेषण विधि से वो व्यंजक या वो राशियाँ इसके अंदर आती नहीं है जिसकी विमा नहीं हो, तो अपन ये वाले इसकी सहायता से ला ही नहीं सकते। तो अपन ये कह सकते हैं ये अपने से आएंगे ही नहीं, किससे, विमीय विश्लेषण विधि से। तो एक बार और देखेंगे, इस विधि के द्वारा व्युत्पन्न संबंध में विमाहीन नियतांकों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती। न तो ये व्युत्पन्न कर सकते और न ही ये व्युत्पन्न कर सकते। चलिए फिर तीसरा क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये तीसरे के लिए है। यह विधि केवल तभी उपयोग कर सकते हैं जब भौतिक राशि की निर्भरता गुणन के रूप में हो। भैया गुणन के रूप में अपन कहते हैं जैसे आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g है, तो ये अपन कह सकते हैं कि t समानुपाती √L/g है, तो अपन ये कह सकते हैं गुणन के रूप में है। तो गुणन के रूप में जो राशियां होती है ना उनके फॉर्मूले इससे डेराइव किए जा सकते हैं, लेकिन इनसे उन सूत्रों या संबंधों का व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता जिसमें चरघातांकीय लघु त्रिकोणमितीय और लघुगणकीय फलनों का उपयोग होता है। ये बात हो गई। या फिर अपन कह सकते हैं एक या एक से अधिक पदों वाले सूत्र जिनके समीकरण एच बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की तरह जोड़ा या घटाया जाए, तो अपन कह सकते हैं भाई यूटी तो आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वाला कहाँ से आएगा। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि ऐसे फॉर्मूले तरीके से, एक फॉर्मूला और बात करूँ मैं, जैसे v बराबर यू प्लस ए टी हुआ, v बराबर यू प्लस ए टी हुआ, तो मैं ये फॉर्मूला इससे व्युत्पन्न नहीं कर सकता। एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी व्युत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जैसे गतिज ऊर्जा है 1/2 mv स्क्वायर, उसको मैं व्युत्पन्न कर सकता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी राशि है गुणन के रूप में है। तो इस वजह से ये समझ में आया। तो यहाँ पे प्लस होने की वजह से ये भी व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपन कह सकते हैं इन चारों को ही विमीय विश्लेषण विधि से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। इससे अपना रिवाइज भी हो गया कि विमीय विश्लेषण विधि की कमियां क्या थी और भाई किस किस की विमा नहीं होती, त्रिकोणमिति की नहीं होती, चरघातांकीय और लघुगणकीय फलन और उसके अंदर आने वालों की कोई विमा नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन से बल की विमा नहीं दर्शाता, कौन सा बल की विमा नहीं दर्शाता। यानी अपने को बताना है कि इनमें से जो 4 राशियां दी है ना उसकी विमा बल की विमा के बराबर नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन भार को देख लेते हैं, क्योंकि भार अपन जानते हैं बच्चों
डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी विमा निकालना आसान है, यानी भार की विमा अपन निकालने जाएँ तो डब्ल्यू बराबर एम जी कहेंगे। तो एम की विमा सभी जानते हैं, कैपिटल एम होता है। जी आपका त्वरण होता है, तो इसकी विमा तो सभी जानते हैं, एल टी माइनस टू होता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो यह तो आ गया एम एल टी माइनस टू, और बल की विमा अपन जानते हैं सभी, एम एल टी माइनस टू होता है। ये तो दर्शाता है, ये तो अपन कह सकते हैं दर्शाता है भाई। संवेग परिवर्तन की दर, अरे संवेग परिवर्तन की दर तो खुद ही बल होता है ना। ए बराबर क्या होता है बच्चों, ए बराबर होता है डी पी बाई डी टी। ए बराबर होता है डी पी बाई डी टी। चलो डी पी को लिख सकते हैं अपन क्या बच्चों, एम वी जैसा। तो एम की विमा डी पी का यानी पी का फॉर्मूला क्या हुआ, एम वी। तो एम की विमा क्या होगी, कैपिटल एम। वी की विमा क्या होगी बच्चों, एल टी माइनस वन। और एक टी क्या आ गया, नीचे आ गया। तो अपन कह सकते हैं ये तो वापस वही बन गया, एम एल टी माइनस है टू। ये भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं बल है। वैसे जानते भी हैं संवेग में परिवर्तन की दर बल ही तो कहलाता है, इसको तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अपन ने कर लिया। चलो आगे देखते हैं ऊर्जा प्रवणता। भाई ऊर्जा प्रवणता, प्रवणता जैसी चीज़ें अपन जानते हैं कि ऊर्जा तो ऊर्जा लिख देंगे, और प्रवणता का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रवणता का मतलब होता है दूरी के साथ परिवर्तन, यानी ऊर्जा का दूरी के साथ परिवर्तन। तो अपन कह सकते हैं ऊपर किसकी विमा, ऊर्जा की। तो ऊर्जा की विमा सभी जानते हैं, एम एल टू टी माइनस टू। और अपन जानते हैं एक्स, एक्स मतलब अपन कह सकते हैं दूरी है। तो इसको जब सोल्व करते हैं, एक एल से एक एल चला गया, एम एल टी माइनस टू आ गया। तो ये भी तो बल के बराबर आ गया, चलो अच्छी बात हुई, ये भी बल के बराबर हो गया। अब बच गया विभव प्रवणता। तो उत्तर तो विभव प्रवणता ही होगा, लेकिन चेक करना तो अपना काम बनता है। तो चलो विभव प्रवणता को चेक करते हैं, क्योंकि विभव का विमा अच्छा होता है। तो विभव प्रवणता अपन परिभाषित करें, विभव प्रवणता अपन कह सकते हैं भाई, विभव में परिवर्तन किसके साथ है, दूरी या एक्स के साथ, डी वी बाई डी एक्स। तो वी का विमा अपन जानते हैं बच्चों, वी विभव जो होता है ना के बराबर होता है, तो डब्ल्यू बाई क्यू। अरे क्यू किसके बराबर होता है, तो आप कह सकते हो क्यू तो आई टी, आई मतलब धारा, टी मतलब समय। तो अपन कह सकते हैं इसका विमा अपन निकालने जाएंगे तो कैसे आएगा, एम एल टू टी माइनस टू। और आपसे पूछा जाए आई का, तो आई का आप कैपिटल ए लिख देंगे, टी का समय कैपिटल टी लिख देंगे। यहाँ से मैं वी का विमा आपसे पूछूँ, आप कहोगे देखो यहाँ से वी का विमा बच्चों आपका होगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन और बटा एल। तो अपन कह सकते हैं ये बल के बराबर नहीं आएगा। अब पता लग गया होगा ना, तो ये बल के बराबर नहीं होगा, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था बल की विमा के बराबर नहीं है, नहीं दर्शाता। तो विभव प्रवणता बल के विमा नहीं दर्शाता, बाकी सभी बल की दिशा दर्शाते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इन चारों से अपने को छांटना है कि गलत कथन कौन सा है। तो तीन सही है, एक गलत है, ठीक है। पढ़ते हैं, विमीय रूप से सही समीकरण सही हो सकती है। विमीय रूप से सही समीकरण सही हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज है ये अपने कम समझ में आती है, इसको सीखते हैं। तो अपन कहते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है ना, गतिज ऊर्जा का रियल फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। मान लीजिए किसी ने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला इस तरीके से लिख दिया कि k बराबर 3mv²। अब यदि आप इस वाले की बात करेंगे ना, तो ये आपका जैसे k का विमा निकालूं, तो k आपका ऊर्जा का विमा है। तो ऊर्जा का विमा क्या आएगा, एम एल टू टी माइनस टू आएगा। इधर अपन तीन का कोई विमा होगा नहीं, एम वी स्क्वेयर का अपन विमा फाइंड करेंगे तो वो भी एम एल टू टी माइनस टू आएगा। ये वाली समीकरण आपकी विमीय रूप से सही है, विमीय रूप से सही है। बट अपन कह सकते हैं फिजिक्स के रूप में, तो अपन कह सकते हैं भौतिक रूप से गलत है। भौतिक रूप से गलत है, समझ में आ रहा है ना भौतिक रूप से गलत क्यों है। गलत इसलिए है क्योंकि अपन फॉर्मूला तो ये पढ़ते हैं, तो ये वाली क्या है कि विमीय रूप से भी सही है, विमीय सही है, और भौतिक यानी भौतिकी के रूप में भी सही है। ये वाली तो भौतिक रूप और विमीय रूप से दोनों तरीके से सही है, बट ये वाली आपकी विमीय रूप से सही है लेकिन भौतिक रूप से गलत है। तो सही का मतलब समझ गए ना, सही का मतलब भौतिक रूप से पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आप पढ़ो, विमीय रूप से सही समीकरण सही हो सकती है। भाई हो तो सकती है ना, जैसे इसकी विमा और इसकी विमा बराबर है, तो ये समीकरण विमीय रूप से भी सही है और वैसे भी सही है। ये ऑप्शन मेरे को लग रहा है सही ऑप्शन है। चलो, विमीय रूप से सही समीकरण गलत भी हो सकती है ना, ये देख लो। ये विमीय रूप से गलत है, विमीय रूप से सही है बट भौतिक रूप से गलत है। ये विमीय रूप से सही है बट भौतिक रूप से गलत हो सकती है, ये भी सही कथन है। तीसरा पूछ रहा है कि विमीय रूप से गलत समीकरण सही हो सकती है। भाई जो विमीय रूप से ही गलत हो गई वो सही कैसे हो सकती है, क्योंकि कोई भी भौतिक राशि जो होती है
या जो उनका नियम होता है, उनका ये नियम होता है कि v बराबर u प्लस ए टी है, तो इसका नियम ये होगा कि जो बराबर से अलग होती हैं, जो प्लस से अलग होती हैं, उनके दोनों तरफ क्या होने चाहिए, समान विमा होने चाहिए। तो फिर तो ये रूल ब्रेक हो जाएगा। ये कह रहा है कि विमीय रूप से गलत समीकरण सही हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। और चौथा कथन है विमीय रूप से गलत समीकरण गलत हो जाती है। अरे वो तो होगी होगी। ये बातें आपको समझ में आई, तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा कथन इसका सही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर विमीय रूप से भी सही है और भौतिक रूप से भी सही है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 3 एम वी स्क्वायर विमीय रूप से सही है, भौतिक रूप से गलत है। अब मैं एक कथन बोलूँगा, वो आप ध्यान से सुनना कि भौतिक रूप से सही समीकरण विमीय रूप से भी सही होगी और भौतिक रूप से सही होगी। लेकिन विमीय रूप से सही समीकरण भौतिक रूप से सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चों अपने से पूछ रहा है कि एक विमाहीन राशि का कभी मात्रक नहीं होता। दूसरा कथन है एक विमाहीन राशि का सदैव मात्रक होता है। और तीसरा है कि एक विमाहीन राशि का मात्रक हो सकता है। और चौथा है कि एक विमाहीन राशि का अस्तित्व भी नहीं होता। तो चलिए अपन क्या है एक राशि जानते हैं, जैसे कोण। कोण के लिए अपन यूज करते हैं भाई थीटा। थीटा अपन कहते हैं कोण बराबर अपन परिभाषा लिखते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि जो चाप है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटा अपन लिखते हैं त्रिज्या। मैं कह सकता हूँ चाप की लंबाई किस में आई, मीटर में आई। त्रिज्या भी किस में आई, मीटर में आई। मीटर से मीटर कट गया। मैं कह सकता हूँ ये वाली राशि आपकी कैसी हुई, इस तरीके से विमाहीन हो गई। कैसी राशि होगी, विमाहीन हो गई। विमाहीन क्यों हो गई विमाहीन? क्योंकि एम के लिए भी कैपिटल एल यूज करेंगे, इस एम के लिए भी कैपिटल एल यूज करेंगे। कैपिटल एल से एल कट जाएगा, विमाहीन राशि होगी। क्या ये मात्रकहीन है? भाई इस राशि को एसआई पद्धति के अंदर कोण को एक मात्रक दिया और इसको पूरक मात्रक के अंदर शामिल किया और इसको मात्रक दिया बच्चों रेडियन। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोण एक ऐसी भौतिक राशि है जो विमाहीन है, लेकिन उसके पास मात्रक रेडियन है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आई चीज़ें? चलो उसके बाद दूसरी एक राशि अपन पढ़ते हैं बच्चों, विकृति। विकृति आप जानते हो डेल्टा एल बटा एल, यानी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ बटा प्रारंभिक लंबाई। अपन कह सकते हैं डेल्टा एल का मतलब क्या है बच्चों, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा उसकी सही लंबाई, या अपन कह सकते हैं प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, या लंबाई बोल दो या वास्तविक लंबाई बोल दो। यहाँ पे मीटर बटा मीटर मात्रकहीन भी है और विमाहीन भी है। ये राशि आपकी मात्रकहीन के साथ साथ विमाहीन। समझ में आ रही है बातें? चलो अब कथन पे आते हैं कि एक विमाहीन राशि का कभी मात्रक नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ कोण एक विमाहीन राशि है फिर भी मात्रक है, तो ये कभी वाला गलत हो गया। एक विमाहीन राशि का सदैव मात्रक होता है। भाई विमाहीन राशि ये है, का मात्रक नहीं है तो सदैव भी नहीं होता। एक विमाहीन राशि का मात्रक हो सकता है, हाँ कोण एक विमाहीन है मात्रक हो गया, ये कथन सही है। और चौथा तो गलत होना ही है। ये कह रहा है कि विमाहीन राशि का अस्तित्व ही नहीं होगा, राशियां तो पाई जाती हैं विमाहीन। मैं उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको ये उम्मीद बंधे कि जो काम कर रहे हैं वो किसी के काम तो आ रहा है। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि एक मात्रकहीन राशि का, पहला ऑप्शन दिया है अस्तित्व नहीं होता। भाई मात्रकहीन राशि जैसे अपन बात करें डेल्टा एल बटा एल, इसको अपन कहते हैं विकृति। और इसका अपन कह सकते हैं कोई मात्रक नहीं है, लेकिन ये राशि तो है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक मात्रकहीन राशि का अस्तित्व नहीं होता, तो ये ऑप्शन अपना सही नहीं होगा। सदैव अशून्य विमा होती है, यानी ये कहना चाहता है कि कोई भी मात्रकहीन राशि हो ना, उसकी अशून्य मतलब उसकी कुछ ना कुछ विमा की कुछ ना कुछ घात होगी। तो ये कहना चाहता है विमा होती है, क्या सदैव उसकी विमा होती है? नहीं। अपन कह सकते हैं कि मात्रकहीन राशि की विमा नहीं होती। ये वाला कथन भी गलत हो गया। कभी अशून्य विमा नहीं होती। अशून्य मतलब कि अशून्य विमा मतलब m का पावर 1 नहीं होती, ये बात सही है। अपन कह सकते हैं कि मात्रकहीन राशि की विमा होती नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या है अजीब बनाया गया है। कभी अशून्य विमा, अशून्य विमा का मतलब विमा होना है,
ये कह रहा है कि कभी विमा नहीं होती, अपन कह सकते हैं मात्रकहीन राशि की कभी विमा नहीं होती, ये कथन सही है। और दूसरा कह रहा है अशून्य विमा हो सकती है, वो कह रहा है कि विमा हो सकती है, नहीं उसकी विमा नहीं हो सकती, उल्टा कथन सही है। जैसे अपन कह सकते हैं ना, विकृति मात्रकहीन होने के साथ साथ विमाहीन भी है, मात्रकहीन और इसके साथ साथ विमाहीन है। लेकिन एक कोण है, जो थीटा है ना बच्चों, वो आपका क्या है, रेडियन मात्रक रखता है, लेकिन उसकी विमा उसकी भी नहीं है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि विमाहीन राशि का मात्रक हो सकता है, बट अब मात्रकहीन राशि का विमा नहीं हो सकता, ये कथन सही है। तो एक बार और देख लेते हैं, अस्तित्व नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गलत ही हो गया। सदैव अशून्य विमा का मतलब विमा होना, तो विमा नहीं होती, तो इस वजह से ये तीसरा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखें अपने से क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत कथन इसमें से दिया गया है। 4 कथन अपने को दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि सभी व्युत्पन्न राशियां विमीय रूप से मूल राशियों के पदों के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो सबसे पहले ज्ञान तो आपको इस चीज़ का होना चाहिए कि भाई मूल राशियां कौन सी होती हैं। तो हम जानते हैं कि 7 होती हैं मूल राशियां, जैसे यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। ये सातों की सातों आपकी मूल राशियां हैं। और फिर मूल राशियों की परिभाषा की बात आए तो भी आपको पता होना चाहिए। मूल राशियां वे राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किन्हीं दूसरी राशियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो राशियां मूल राशियां होती हैं। यानी इन राशियों का विमीय सूत्र जब लिखा जाता है तो किसी दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए तो इनको मूल राशियां बोला गया है। जैसे मैं कहता हूँ लंबाई का विमीय सूत्र भाई कैपिटल एल होगा, द्रव्यमान का कैपिटल एम होगा और समय का कैपिटल टी होगा। तो खुद को दर्शाने के लिए खुद पर्याप्त है। और तापमान के लिए अपन कह सकते हैं केल्विन यूज कर सकते हैं, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का कैपिटल ए यूज कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। व्युत्पन्न राशियां और देख लेते हैं भाई। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती हैं, यानी डेराइव की जाती हैं। एक बार और सुनिए, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। उदाहरण बताओ। उदाहरण कह सकते हैं बच्चों चाल। चाल का उदाहरण क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी आपकी एक प्रकार की लंबाई है बच्चों, और समय आपका एक प्रकार का समय है। तो अपन कह सकते हैं लंबाई और समय के लिए तो ये चीज़ें यूज हुई। तो इसका विमीय सूत्र दर्शाने के लिए अपन किसका सहारा लेंगे? दूरी का विमीय सूत्र कैपिटल एल होगा, समय का कैपिटल टी होगा, तो अपन कह सकते हैं इसका विमीय सूत्र तो एल टी माइनस वन होगा। तो अब अपन कथन पे आते हैं कि सभी व्युत्पन्न राशियां विमीय रूप से मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित की जा सकती हैं। हाँ, व्युत्पन्न राशियों को जब प्रदर्शित करेंगे तो मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यह कथन सही है। तो ये कथन सही है, तो टी लिख देते हैं, टी फॉर ट्रू। नंबर 2, एक मूल राशि विमीय रूप से दूसरी मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। भाई एक मूल राशि है, उसको मैं प्रदर्शित करूंगा विमीय रूप से, तो एल को तो एल के रूप में ही कर सकता हूँ ना, किसी दूसरे के रूप में थोड़ी करूंगा। तो अपन कहते हैं कि मूल राशि है, फिर उसको किसी की सहायता ही नहीं पड़ती, तो अपन कह सकते हैं एक मूल राशि विमीय रूप से दूसरे मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। ये कथन भी सही है बच्चों। तीसरा हो, किसी व्युत्पन्न राशि की विमा किसी मूल राशि में कभी शून्य नहीं हो सकती। देखो, किसी व्युत्पन्न राशि की विमा किसी मूल राशि में, किसी भी मूल राशि में शून्य नहीं होती। भाई यहाँ पे देखो, एल टी माइनस वन आया तो एम का घात कितना है? 0 है, तो एम की घात तो 0 हो गई ना। तो अपन कह सकते हैं कि मूल राशि में कभी शून्य नहीं होती, मतलब अपन कहेंगे इसमें मूल राशि आई नहीं ना, तो अपन कह सकते हैं एम का कोई योगदान ही नहीं है। तो हो सकती है ना ऐसा, तो अपन कह सकते हैं ये गलत है, ये फॉल्स है, आपका गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 4 में आओ। एक मूल राशि की विमा अन्य मूल राशि में हमेशा शून्य होती है। ये तो वही बात होगी ना। दूसरा कथन देखो, एक मूल राशि विमीय रूप से दूसरी मूल राशि में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, तो ये तो बात कर रहा है कि एक मूल राशि की विमा अन्य मूल राशियों में शून्य होती है। जैसे मैं एम को प्रदर्शित करूंगा तो एल कितना होगा? 0, टी कितना होगा? 0। समझ रहे हो ना? ये कथन आपका सत्य कथन है। एक बार आप खुद से पढ़िए। तो चीज़ें मैंने बताई हैं कि मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, और व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। समान विमीय सूत्र की दो भौतिक राशियाँ जिनमें एक सदिश है और एक अदिश है, निम्न में से है। आपको क्या बताना है कि दो राशियाँ लेनी है जिसमें से एक सदिश होगी और एक अदिश होगी।
लेकिन उनके विमीय सूत्र क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। सबसे पहले अपन सदिश वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। एक सदिश एक अदिश, कार्य कैसा है, अदिश, ऊर्जा कैसा है, अदिश। तो ये तो दोनों अदिश अदिश हो गया, इस पे चर्चा करना बेवकूफ़ी होगी। इसके बाद आवेग और संवेग। आवेग और संवेग दोनों ही आपकी क्या है, सदिश राशियां हैं। क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों कि जो आवेग होता है ना, आवेग आवेग होता है संवेग में परिवर्तन, और संवेग सदिश राशि हुई तो आवेग भी सदिश हो गया। तो विमा जरूर समान होगी, लेकिन ये दोनों की दोनों सदिश हो गई। चलो आगे आते हैं। बल आघूर्ण और कार्य। बल आघूर्ण एक सदिश है और कार्य एक अदिश है। ये तो सही हो गया कि बल आघूर्ण एक सदिश है और कार्य एक अदिश है। चलो बल आघूर्ण का विमा देखते हैं। तो बल आघूर्ण को कहते हैं टाउ से। टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ। अब बता दे बच्चा, आर की विमा क्या होगी। आर की विमा तो कैपिटल एल जैसी। एफ की विमा याद रखने के लिए बोला है, एम एल टी माइनस टू। यहाँ से बलागुण की विमा आ गई एम एल टू टी माइनस टू। और कार्य की विमा अपन जानते हैं ऊर्जा की विमा के बराबर होती है। वैसे देखें तो कार्य की विमा आपको निकालनी है तो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो बल की विमा सभी जानते हैं एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन की सभी जानते हैं एल। इससे इसका विमीय सूत्र आ गया एम एल टू टी माइनस टू। तो बच्चों यहाँ से अपन कह सकते हैं दोनों का विमीय सूत्र बराबर, और इसमें बला गुण सदिश और ये अदिश। तो ये ऑप्शन अपना सही ऑप्शन हो गया। शक्ति और दाब दोनों ही अदिश राशि हैं, दोनों ही अदिश राशि हैं, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नहीं। सभी की अपन बता सकते हैं। कार्य की मैं कह सकता हूँ एम एल टू टी माइनस टू, ऊर्जा का एम एल टू टी माइनस टू। आवेग का निकालना चाहो तो आवेग का वही विमा होगा जो संवेग होता है। आप कह सकते हो एम की विमा, वी की विमा। तो एम की विमा क्या होगी, कैपिटल एम, और वी की विमा होगी एल टी माइनस वन। इसी तरीके से दाब की विमा चाहिए तो दाब बराबर कह सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल, तो बल की विमा बटा क्षेत्रफल। और इसी तरीके से शक्ति चाहिए तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर, तो डब्लू की अपॉन टी की। तो इस तरीके से सभी की विमा अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन में अपने को एक समीकरण दी है, y बराबर ए साइन ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर x बाई वी माइनस के एक तरंग का समीकरण है जहां ओमेगा कोणीय वेग है, v आपका रैखिक वेग है। तब आपको k की विमा बतानी है। इस k की विमा के तरीके दो हो सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं। अपन कह सकते हैं कि कोई भी राशियां माइनस के साइन से अलग होती हैं, तो अपन वहां पे कह सकते हैं कि माइनस के साइन से अलग होती हैं तो उन दोनों तरफ विमाएं समान होती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि k की विमा जो होगी वो x बाई वी की विमा के बराबर होगी। तो x की विमा सभी जानते हैं एक प्रकार का क्या है, दूरी या विस्थापन जैसा है, तो कह सकते हैं कैपिटल एल ले लो। वेग का सभी जानते हैं एल टी माइनस वन ले लो। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, टी का पावर माइनस वन ऊपर गया तो टी आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं के का विमा टी के विमा के बराबर होगा। पहला तरीका। तरीका नंबर दो सीखते हैं। तरीका नंबर दो क्या है, समीकरण को थोड़ा सा एडजस्ट करो। y बराबर ए लिख सकते हो, साइन ओमेगा को अंदर भेजो बच्चों, ओमेगा एक्स बटा वी कह सकते हो, माइनस ओमेगा इंटू के। अब अपन जानते हैं कि साइन खुद क्या होता है, साइन खुद विमाहीन होता है। साइन खुद विमाहीन होता है और उसके अंदर जो भी राशि है वो विमाहीन है। तो अपन कह सकते हैं ये जो राशि है ना वो विमाहीन राशि है। ये अपन ने देखा था कि त्रिकोणमितीय फलन के साथ साथ उसके अंदर जो भी होते हैं वो खुद विमाहीन होते हैं। तो अपन कह सकते हैं भाई के का विमा अपन कह सकते हैं किसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अपन और अच्छे से लिखना चाहें तो मैं कह सकता हूँ बच्चों यहाँ पे ये विमाहीन हो गया। अब अपन बात करते हैं कि ओमेगा इंटू के एक विमाहीन होगा तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। समझ में आ रहा है, ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है, लिख लो। तो के का विमा किसके बराबर बोलोगा, वन अपॉन ओमेगा के। ओमेगा जानते हो ना, ओमेगा होता है बच्चों टू पाई बाई कैपिटल टी। तो आप कह सकते हो कि ओमेगा का विमा वन बाई टी होता है। तो अब इसकी जगह वन बाई टी रखोगे तो टी ऊपर चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि के का विमा टी के विमा या टी विमा होगा। ये आसान पड़ता है थोड़ा, वो थोड़ा लेंथी है, तो अपन इसी से करने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दो अपना सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि मात्रकहीन है, यानी ऐसी राशि अपने को ढूंढनी है जिसका कोई मात्रक नहीं है। सबसे पहले अपने को पूछा है कि वेग प्रवणता। बच्चों आपको वेग प्रवणता का ज्ञान होना चाहिए। तो वेग प्रवणता अपन कह सकते हैं डीवी, यानी यह वेग में परिवर्तन, अपॉन डीएक्स, यानी दूरी के साथ वेग में किस तरीके से परिवर्तन होता है। यह राशि आपकी वेग प्रवणता कहलाती है। यह आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो डी बाई डी एक्स आप कह सकते हैं वेग प्रवणता होगी बच्चों। इसमें बात करें डी बाई डी एक्स में, अब v क्या होगा, आपका v होगा बच्चों मीटर प्रति सेकंड।
और एक्स की बात करें तो मीटर, तो अपन कह सकते हैं मीटर से मीटर कट गया 1/सेकंड, यानी अपन कहें सेकंड इनवर्स इसका मात्रक होगा। ये तो आपका मात्रकहीन नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं नंबर 2 ऑप्शन। तो है दाब प्रवणता। अपन कह सकते हैं दाब में परिवर्तन किसके साथ बच्चों, दूरी के साथ, तो उसको बोला जाएगा दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का मात्रक देखें तो अपन कह सकते हैं दाब का क्या लिख सकते हैं, दाब का सभी जानते हैं बच्चों कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के लिए न्यूटन, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में। dx के लिए अपन यूज करेंगे मीटर, तो यहाँ से बच्चों आ गया न्यूटन अपॉन मीटर की घात 3, तो ये भी मात्रकहीन नहीं हुआ। चलिए तीसरा अपन देखते हैं विस्थापन प्रवणता। तो बच्चों ये तो विस्थापन ही आ गया, तो अपन कह सकते हैं ये अपन कह सकते हैं dx/dx जैसा। dx का मात्रक क्या होगा बच्चों, तो आप कह सकते हो dx में x तो क्या है, दूरी जैसा है, इसका मात्रक मीटर होगा। dx का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। आप कह सकते हैं मीटर/मीटर। तो ये राशि जो आपको मिली उसका कोई मात्रक नहीं है, तो अपन कह सकते हैं ये तो मात्रकहीन हुई। तो अपन कह सकते हैं ये राशि आपकी मात्रकहीन हो गई। चलिए चौथा ऑप्शन और दे चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में बोला है बच्चों बल प्रवणता। तो अपन कह सकते हैं कि बल का परिवर्तन दूरी के साथ। तो बल क्या होता है बच्चों, न्यूटन, और दूरी क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया। अपने को पूछा था मात्रकहीन, तो अपन कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रवणता का ज्ञान थोड़ा सा ले लेते हैं कि कोई भी राशि, जैसे यहाँ पे वेग लिखा, विस्थापन लिखा, दाब लिखा और बल लिखा, सभी के आगे प्रवणता प्रवणता नाम लिखा हुआ है। प्रवणता का मतलब होता है बच्चों कि दूरी के साथ किस तरीके से इस राशि में परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसको वो नाम दिया जाता है। जिस तरीके से अपन बोलें कि विस्थापन प्रवणता, या फिर अपन कहें विभव प्रवणता। विभव प्रवणता एक राशि होती है जिसको अपने को पढ़ाया जाता है कि विभव उस x के साथ किस तरीके से परिवर्तित होता है, विभव प्रवणता। तो दो राशियां अपन पढ़ते हैं, एक वेग प्रवणता 11th में पढ़ते हैं, विभव प्रवणता 12th में पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक भौतिक राशि P की समय पर निर्भरता समीकरण P बराबर P नॉट e का पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर से दी जाती है बच्चों। इसको अपन सही से लिखें तो इस तरीके से, वैसे सही लिखा है, एक्सपोनेंशियल यूज किया है इसने। अपन कह सकते हैं इसको ऐसे लिखेंगे तो अपने ज़्यादा समझ में आएगा, P बराबर P नॉट e का पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। जहाँ अल्फा एक नियतांक है, तो अपने को अल्फा नियतांक है उसकी विमा बतानी है। तो अपन ये नियम जानते हैं कि जो e होता है ना, चरघातांकीय फलन, वो खुद विमाहीन होता है, और उसके अंदर जो बॉक्स में लिखी चीज़ें होती हैं वो भी विमाहीन होगा। तो अपन ये कह सकते हैं खुद विमाहीन होगा, यानी पूरा फंक्शन, और इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो भी आपका विमाहीन होगा। यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, अपन कह सकते हैं ये जो अल्फा टी स्क्वेयर है वो आपका विमाहीन है। विमाहीन को अपन m0 l0 t0 से लिख सकते हैं। अपने को चाहिए अल्फा का विमा, तो अपन कह सकते हैं कि m0 l0 t0 अपॉन टी स्क्वेयर का विमा। तुम सभी जानते हो कि 1 अपॉन टी स्क्वेयर का कैपिटल T2 होगा विमा, और इसका विमा हो गया बच्चों t का पावर -2। तो अल्फा का विमा कितना होगा, t का पावर -2। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चरघातांकीय फलन विमाहीन होते हैं, और उसके अंदर ये जो चीज़ें लिखी होती हैं वो भी विमाहीन होगी। और इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र होगा। कोणीय वेग अपन कह सकते हैं कि ओमेगा बराबर होता है बच्चों डी थीटा बटा डी टी। अब इसका विमीय सूत्र चाहिए, तो अपन कह सकते हैं ओमेगा का विमा चाहिए, तो इस पूरे का विमा आना चाहिए। इसमें अपन तोड़ें तो अपन कह सकते हैं थीटा का विमा निकाल लेंगे और टाइम का विमा निकाल लेंगे। अपन कह सकते हैं कोण जिसका मात्रक तो होता है रेडियन, बट विमा तो कुछ नहीं होता, m0 l0 t0, इसका विमा तो कुछ नहीं होगा, विमाहीन राशि होती है कौन, कोण, तो विमाहीन हो गया। अब ये पता है तुमको डी टी में टी क्या होगा, कैपिटल टी हो गया। तो यहाँ से अपन जब इसको सॉल्व करते हैं तो टी का घात -1, ये आपका टी का घात -1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। डायरेक्ट आंसर देना होता तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कैपिटल टी। 2 पाई का कोई विमा नहीं, तो टी का विमा जो भी होगा वो कैपिटल टी होगा, तो टी का घात -1 इसका विमा हो जाएगा। एक बल है जिसका समीकरण अपने को दिया गया है F बराबर AT प्लस BT स्क्वेयर, जहाँ टी समय है बच्चों, तब ए और बी की विमा बतानी है। बड़ा आसान है, चलिए फलन लिखते हैं। F बराबर अपन कह सकते हैं AT प्लस BT स्क्वेयर। अपन कह सकते हैं कि बराबर प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, कि इधर जो राशि होगी और इधर जो राशि होंगी, इन दोनों राशियों का विमा समान होता है। ये अपना कॉन्सेप्ट है कि प्लस से अलग होने वाली, माइनस से अलग होने वाली, बराबर से अलग होने वाली राशियों की विमा समान होती है।
तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले इन दोनों की विमा बराबर कर देते हैं। AT का विमा F की विमा के बराबर होगा। भाई AT में A का विमा तो फाइंड ही करना है, T का विमा बता दो कैपिटल T, F का विमा MLT-2। अब कह सकते हैं A जो होगा उसका विमा निकालना बिल्कुल आसान, T को आगे भेज दो तो MLT-3। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं MLT-3 इसका विमा आया, A का आया, तो MLT-3 पहले ही ऑप्शन में है। बट दूसरे का भी चेक कर लेते हैं। दूसरे का बीमा का कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, आप कह सकते हो BT² का बीमा जो होगा वही तो F का बीमा होगा। तो आप कह सकते हो भाई B का फाइंड करना है तो F का बीमा अपॉन क्या करोगे, T² का बीमा। तो F का बीमा सभी जानते हो MLT-2 होगा, और T² का सभी जानते हो T का पावर 2 होगा। जब इसको सोल्व करोगे तो MLT का पावर -4, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। तो A और B का बीमा निकालने का कॉन्सेप्ट ये बता दिया मैंने कि प्लस से, माइनस से और बराबर से अलग होने वाली दोनों तरफ राशियों के बीमा एक बराबर होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन में अपने को बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म की विमा समान नहीं है। यानी अपने को दो दो राशियां दी गई हैं, उन दोनों की आपको विमा चेक करनी है और ये चेक करना है कि बराबर किसके नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 नंबर तनाव। तनाव एक प्रकार का बल है। तनाव क्या है, एक प्रकार का बल है। तो अपन कह सकते हैं कि तनाव की विमा जो होगी ना बच्चों, वो तो बल की विमा के बराबर होगी। तो बल की विमा सब जानते हैं MLT-2 होता है। दूसरा है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अलग चीज होती है। पृष्ठ तनाव अपन कह सकते हैं T बराबर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L होगा। तो अपन कह सकते हैं इसकी विमा तो MLT-2 और बटा L, तो L से L मर गया, आंसर आया MT-2। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि पृष्ठ तनाव का जो विमा होगा ना, वो तनाव की विमा के बराबर नहीं होगा, क्योंकि तनाव तो एक प्रकार का बल है जबकि पृष्ठ तनाव एकांक लंबाई पर बल है। तो इस वजह से इन दोनों की विमा बराबर नहीं होगी। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाता है। चलिए ऑप्शन तो सही हो गया, फिर भी अपन ऑप्शन नंबर 2 को चेक करें, प्रतिबल और दाब। भाई प्रतिबल आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल होता है बल बटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और दाब क्या होता है, दाब भी तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ये जो होता है वो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है, यानी आंतरिक प्रत्यानयन बल होता है, जबकि दाब के अंदर बाह्य दाब होता है, बाह्य बल होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा प्रतिबल, तब आपको बताया जाएगा कि प्रतिबल और दाब में अंतर क्या है। तो ये होगा आपका आंतरिक प्रत्यानयन बल और ये होगा बाह्य बल। ये थोड़ा सा अंतर बताने की कोशिश करें, लेकिन दोनों का जो विमा है वो बराबर होगा। इनका विमा बराबर है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग। प्लांक नियतांक के लिए यूज कर सकते हो E बराबर एच न्यू। तो अपन कह सकते हैं कि H का विमा जब फाइंड करेंगे तो E का विमा अपॉन न्यू मतलब आवर्ती का विमा। तो सभी जानते हैं ML2T-2 होता है किसका, ऊर्जा का विमा। और भाई ये तो आवर्ती है, तो आवर्ती का विमा तो T का घात -1 होता है। अब इसको सोल्व कर लो, तो ML2T-1 इसका विमा आ गया। ये तो आ गया प्लांक नियतांक का विमा। अपन को चाहिए कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग L = mvr होता है। तो M का बोल दो तो कैपिटल M हो गया, V का बोल दो LT-1 हो गया, R का बोल दो L हो गया। चेक कर लो ML2T-1, ये तो सेम आया, तो ये भी सही है। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। कोण, कोण अपन कह सकते हैं कोई विमा नहीं होता। विकृति भी कोई विमा नहीं होता। ये दोनों राशि आपकी विमाहीन राशि है। बट विकृति विमाहीन के साथ साथ मात्रकहीन भी है, जबकि कोण विमाहीन तो है लेकिन मात्रक तो रेडियन है। तो ये सारे मैंने ऑप्शन एक्सप्लेन किया आपको। उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला सभी जानते हैं कि टाउ बराबर R क्रॉस F होता है बच्चों। बलागुण का फॉर्मूला ये सब जानते हैं कि बलागुण का सिंबल होता है टाउ, R क्रॉस F। R यहाँ पे आपका स्थिति सदिश होता है, यानी अपन कह सकते हैं दूरी से संबंधित राशि है। F आपका बल होगा। तो बलागुण का विमीय सूत्र आपको चाहिए, R का और F का विमीय सूत्र चाहिए। R तो भाई एक प्रकार का दूरी से रिलेटेड है, तो L हो गया। F के लिए अपन कह सकते हैं MLT-2 हो गया। तो अपन कह सकते हैं इसका विमा तो MLT-2 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि बलागुण का विमा वही है जो ऊर्जा का है। अपन जानते हैं कि ऊर्जा का विमा तो ML2T-2
टू है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऊर्जा और बला गुण का विमीय सूत्र क्या बराबर है, तो आपका आंसर होगा यस। तो इसमें ऑप्शन देखें Ml2T-2, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सापेक्षिक घनत्व की विमा क्या होगी। तो अपन सापेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं बच्चों। तो सापेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि पदार्थ का घनत्व है, पदार्थ का घनत्व है बटा जल का घनत्व है, जल का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन कह सकते हैं कि आप सापेक्षिक घनत्व जो होता है वो पदार्थ का घनत्व है। पदार्थ के घनत्व को अपन कह सकते हैं रो बी, और जल के घनत्व को कह सकते हैं रो डब्ल्यू। बी फॉर बॉडी कह सकते हैं और डब्ल्यू फॉर वाटर यानी जल कह सकते हैं। अब कहेंगे कि भाई इसका जो विमा होगा वही तो इसका विमा होगा, तो सेम सेम से अपन कह सकते हैं कि ये राशि कैसी प्राप्त हुई अपने को, विमाहीन। तो मैं कह सकता हूँ ये राशि आपकी सापेक्षिक घनत्व है, एक विमाहीन राशि है। विमाहीन के साथ साथ ये मात्रकहीन भी राशि है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए इस क्वेश्चन में अपन देखें तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी कैपिटल जी का विमा क्या होगा। तो अपन देखते हैं कैपिटल जी कहाँ से आएगा। फॉर्मूला है F बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वेयर। अपन कह सकते हैं इसके केस में अपन गुरुत्वाकर्षण का नियम की बात करें तो दो द्रव्यमान हो m1 m2, उनके बीच की दूरी r हो, उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ना बच्चों, उसको F बराबर अपन G m1 m2 बटा आर स्क्वेयर से देते हैं, जहाँ पे G आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। सार्वत्रिक का मतलब अपन कह सकते हैं सभी जगह G का मान सेम ही रहेगा यानी परिवर्तित नहीं होगा। जिस तरीके से अपन कह सकते हैं ना G का मान अपन कह सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, उस तरीके से कैपिटल G का मान अलग अलग जगह पे सभी सेम होगा यानी चेंज नहीं होगा। इसी वजह से इसका नाम क्या है बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। अब अपना मकसद है G का विमा निकालना, तो G को एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो इससे कह सकते हैं m1 बटा m2। अपने को चाहिए बच्चों G का विमा, तो G का विमा आपको फाइंड करना है तो F का विमा लिख दो। तो F का विमा अब इंटू आर स्क्वेयर का विमा और m1 का विमा इंटू m2 का विमा, उत्तर आ जाएगा। F का विमा बोलेंगे सब MLT-2, सभी को पता है। दूरी का होल स्क्वेयर L2, सही बात है। मास कैपिटल M, वो भी कैपिटल M। चलिए एक M से एक M चला गया। अपन कह सकते हैं ऊपर जाने पे ये m-1 हो गया, वहाँ पे l कह सकते हैं l क्यूब हो गया और t का पावर -2 हो गया। आंसर आ गया m-1 l का पावर 3 t-2। तो ऐसा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर मिलेगा चौथा यानी फोर्थ ऑप्शन अपना सही होगा। इस तरीके से कैपिटल जी का अपन ने विमा फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन में बोला है यदि ए तथा बी की विमाएं भिन्न है, ये बोला है कि ए और बी है ना उनकी विमा भिन्न है, तो निम्न में से कौन सी संक्रिया वैध है। अपन कह सकते हैं इसमें से आपको बताना है कि ए और बी की विमा भिन्न है, फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है। अब मैं कह सकता हूँ जैसे बात करूँ तीसरे की a माइनस बी और a प्लस बी। अब अपन यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि a माइनस बी और a प्लस बी में प्लस और माइनस का ऑपरेशन है, लेकिन प्लस और माइनस के ऑपरेशन में जैसे यहाँ पे कोई राशि है और यहाँ पे कोई राशि है, तो ये अपन गारंटी से कह सकते हैं इन दोनों राशियों का विमा बराबर होना चाहिए। तो ये विमा समान होते हैं तभी ऐड हो सकती हैं और तभी माइनस हो सकती हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि समान विमा वाली राशियाँ जोड़ी जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं ए और बी के विमा भिन्न है, तो ये माइनस करना पॉसिबल नहीं, प्लस करना भी पॉसिबल नहीं। अब ये आता है ये वाला, ये भाग है। भाग और गुणा भिन्न भिन्न विमा वाली राशियों का हो सकता है। जिस तरीके से बात करते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरीके से v बराबर u प्लस ए टी। बच्चों देखो गुणा हुआ, a का विमा अलग t का विमा अलग, गुणा हो गया तो ये पॉसिबल है। लेकिन अपन कह सकते हैं देखो प्लस लगाया तो अपन कह सकते हैं जो इस u का विमा होगा वही ए टी का होगा, तो समान विमा वाली राशियाँ जुड़ती हैं। यहाँ पे अपन कह सकते हैं यू टी का जो विमा होगा वही हाफ ए टी स्क्वेयर का विमा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि गुणा और भाग पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल है। तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? अरे आपको बताया था कि चर घातांकीय जो फलन होते हैं वो विमाहीन होते हैं, और ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है वो भी तो विमाहीन होते हैं। और जब आप इस ऑपरेशन को करोगे a बाई वी तो आपका विमा बच जाएगा। विमा बच गया तो वो नाम या जो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी
कि चर घातांकीय फलन विमाहीन होते हैं, तो उसके बॉक्स में जो लिखी हुई चीज़ें वो विमाहीन होंगे, तो वो गलत हो जाएगा ना नियम। इस वजह से ये भी आपकी पॉसिबल नहीं है, तो ये वैध है। तो इसको अपन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि शक्ति की विमा क्या होगी। शक्ति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कार्य करने की दर आपकी शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की दर को अपन शक्ति बोलें तो P बराबर अपन कह सकते हैं dw/dt। ये आपकी बच्चों होगी तात्क्षणिक शक्ति, और तात्क्षणिक शक्ति का dw/dt होता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है कि तात्क्षणिक शक्ति अपन कह सकते हैं P बराबर FV। अपन एक फॉर्मूला यह भी कह सकते हैं कि औसत शक्ति P एवरेज अपन कह सकते हैं डेल्टा W/डेल्टा T। आपको सबसे पहले ज़्यादा ये याद आता है, तो इसी से अपन क्या कर लेते हैं, विमा पता कर लेते हैं। तो P का विमा आपको चाहिए, तो आपको AW यानी W का बीमा चाहिए, तो T का बीमा चाहिए। तो बच्चों वो कार्य का जो बीमा होगा ना, वो कार्य का बीमा सब जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो अपन कह सकते हैं कि इसका बीमा निकालना है तो आपको बल का बीमा चाहिए और विस्थापन का बीमा चाहिए, और अपन यहाँ पे कह सकते हैं dt यानी समय का बीमा चाहिए। बल की बात करूँ तो बल का बीमा सब जानते हैं, mL/t-2 सबको याद भी है। विस्थापन की बात करें तो L लिख सकते हैं, और अपन कह सकते हैं समय t। जब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो अपना आंसर आ गया mL/t-3। ये आपका किसका होगा, शक्ति का बीमा mL/t-3। तो ऐसा ऑप्शन देखने जाएं तो mL/t-3 यानी पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोणीय वेग की विमा क्या होगी। कोणीय वेग का सिंबल तो आप जानते ही होंगे, ओमेगा क्या होता है बच्चों, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा/dt। यहाँ पे अपन कह सकते हैं थीटा जो है बच्चों कोण है, और टी आपका यहाँ पे समय है। इससे मैं कह सकता हूँ ओमेगा का बीमा आपको चाहिए, इससे पहले आप थीटा का बीमा और समय टी का बीमा पता होना चाहिए। थीटा क्या होता है बच्चों, कोण अपन जानते हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। आप यहाँ से कह सकते हो चाप बटा त्रिज्या में चाप एक प्रकार की लंबाई है, तो इसकी विमा कैपिटल एल हुई, त्रिज्या की विमा भी कैपिटल एल हो गई। तो मैं कह सकता हूँ ये एक विमाहीन राशि है। कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। लेकिन इसका मात्रक की बात करें तो कोण का मात्रक बच्चों होता है रेडियन, ऐसा ही मात्रक होता है कोण का, रेडियन। मैं कह सकता हूँ कि इसका मात्रक तो क्या होता है, रेडियन होता है। मात्रक तो क्या होता है, रेडियन होता है, बट इसकी विमा नहीं होती। तो ये विमाहीन है लेकिन मात्रकहीन नहीं है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका विमा M0 L0 T0 यानी मात्रक सॉरी विमाहीन हो गया। और टी की बात करूँ तो कैपिटल टी हो, अपन कह सकते हैं ओमेगा का विमा यहाँ। ऐसा ऑप्शन देखने जाए ऑप्शन नंबर 3 अपना सही उत्तर होगा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं ओमेगा का जो विमा होगा वो T-1 होगा। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है ओमेगा बराबर अपन कह सकते हैं बाई कैपिटल टी। यहाँ से भी कह सकते हैं कौन है तो इसका कोई बीमा नहीं होगा, टी का बीमा होगा आपका कैपिटल टी। ऊपर ले जाएंगे तो कह सकते हैं ओमेगा का बीमा होगा। ये आंसर थोड़ा जल्दी आता है, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि F बराबर a/t+bt², जहाँ F बल है, t आपका समय है। अब आपको बताना है कि A तथा B की विमाएं क्या होगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो फलन आपको दिया गया है F, उसके अंदर अपने को A का और B का विमा चाहिए। अब अपन जानते हैं कि जो राशियाँ प्लस से अलग होती हैं या फिर बराबर से अलग होती हैं, तो उनके दोनों तरफ की विमाएं समान रहती हैं। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से कि F का विमा A बटा टी के विमा के बराबर होगा। अपने को विमा पता करनी है ए की, तो ए को एक तरफ रखते हैं, एफ का विमा और टी का विमा एक तरफ करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एफ का विमा सभी जानते हैं ML/T-2 होता है, ठीक है, और टी का विमा अपन जानते हैं कैपिटल टी होता है। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ML/T-1 इसका विमा होगा, किसका, ए का। तो अपन कह सकते हैं कि ML/T-2 एक ही ऑप्शन दे रखा है ए, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाता है। फिर भी अपने को बी का चेक कर लेना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से एक संबंध ये भी लिख सकते हैं कि जो एफ का बीमा होगा ना, वही तो आपका BT² का बीमा होगा। अब यहाँ से बी का बीमा आपको चाहिए ना, बी का बीमा आप कह सकते हो एफ का बीमा बटा में T² का बीमा। ये समझ में आता है ना। एफ का बीमा सभी जानते हैं ML/T-2 होता है, और T² का बीमा आप कह सकते हो T⁻2 होता है। जब T⁻2 ऊपर जाएगा तो अपन कह सकते हैं ML/T-2, और माइनस का 2 और आ गया तो माइनस का 4। तो इससे अपन ने प्रूव कर दिया कि ML/T-4 सेकेंड ऑप्शन होगा।
सेकेंड इसका ये MLT-4 होगा, तो इस वजह से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि F बराबर AV प्लस BT प्लस CX बटा D प्लस AT, जहाँ F बल है, B चाल है, समय है, X स्थिति है। अब आपको बताना है कि C की विमा क्या होगी। कुछ विमा के रूल होते हैं, में से एक रूल होता है कि बराबर से अलग होने वाली राशियों के विमा समान होते हैं। जैसे यहाँ पे एक राशि है, यहाँ पे एक राशि है, इन दोनों राशि की विमा बराबर होगी। क्या कह सकता हूँ, प्लस या फिर माइनस, यहाँ पे जो राशि है तो यहाँ पे राशि है, तो इन दोनों की विमा बराबर होगी। इस तरीके से यहाँ वाली राशि और इस वाली राशि की विमा बराबर होगी। तो बराबर से अलग हो, प्लस से अलग हो या माइनस से अलग हो, तो दोनों तरफ की राशियों की विमा एक बराबर होती है। चलिए इसी रूल पे अपन इस करने जा रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं अपने को किसका बीमा चाहिए, सी का। तो अपन कहते हैं भाई सी का बीमा चाहिए, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, सी एक्स का बीमा बटा डी प्लस ए टी का बीमा। सही बात है। ये किसके बराबर होगा बच्चों, एफ की बीमा के बराबर। अब अपना टारगेट है कि सी एक्स का बीमा, अपने को सी एक्स में सी चाहिए, तो एक्स का तो जानते हैं, डी प्लस ए टी में है तो डी का जानते हैं, ए टी का बीमा जानते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ए का बीमा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन करते हैं ऐसे कि भाई ए का बीमा आपको निकालना है, तो आप कह सकते हो ए वी का जो बीमा होगा बच्चों, कोई बीमा तो आपका एफ का होगा। ये अपन कह सकते हैं ए वी और एफ बराबर लगा हुआ है। इसी तरीके से इनके बीच में भी बराबर लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि सी को पहले लिख सकते हैं यहाँ पे, वो भी बराबर हो गया, तो एक ही बात होगी वो। चलो अपन कह सकते हैं ए वी का बीमा एफ की बीमा के बराबर होगा। तो अपने को तो चाहिए बच्चों किसका बीमा, अपने को चाहिए ए का बीमा। चलिए ए का बीमा अपन पता करें। ए का बीमा बड़ी आसानी से आएगा, एफ का बीमा बटा, आप कह सकते हो बच्चों बी का बीमा। सब जानते हैं तुम। ए का बीमा बताना है, एफ का बीमा बोलो बच्चों, MLT-2, सभी को याद भी होना चाहिए, ये बात है। बी का बीमा बताएंगे, LT-1 है, सोल्व कर लें तो सोल्व करना बिल्कुल आसान। ए का बीमा बच्चों क्या आएगा, MT-1। लेकिन अपने को तो ए टी का बीमा चाहिए, ए टी का बीमा बता दो। तो आप कहोगे ए टी का बीमा बच्चों क्या होगा, कि जो भी ए का बीमा है उसमें गुणा करना है किसके, टी से। तो अपन कहेंगे टी से टी चला गया, चला गया, तो अपन कह सकते हैं एम बचा। तो ए वी का बीमा कितना होगा, एम होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि डी को लिखो चाहे ए टी को लिखो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि इन दोनों को बीमा बराबर है। तो अपन कह सकते हैं इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि अपन सी एक्स का बीमा जब फाइंड करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, सी एक्स का बीमा जब फाइंड करेंगे तो अपन कह सकते हैं, देखो तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे बोला सी एक्स को ऊपर रखो, ठीक है, डी प्लस ए टी में चाहे डी को रख दो चाहे ए टी को रख लो, लेकिन ए टी को रखना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इसका बीमा अपने पास है बराबर एफ का बीमा। लेकिन अपने को तो केवल और केवल सी का बीमा चाहिए ना, सी को एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, एफ का बीमा गुणा में किसका बीमा, ए टी का बीमा, और बटा में अपन कहते एक्स का बीमा। मान रखोगे कर पाओगे, MLT बच्चों। सही बात, सही बात। ए टी का बीमा एम के बीमा के बराबर, अपॉन एक्स, एक्स की जगह एल रख दो, एल से एल चला बसा, चल बसा, ठीक है। तो इसकी जगह अपन कह सकते हैं M2T-2। ऐसा ऑप्शन देखो, M2T-, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर एल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। ऊर्जा का फॉर्मूला सब जानते हैं। ऊर्जा कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, और भी कई प्रकार की ऊर्जा होती है। विमीय सूत्र सभी का एक होता है। अपन सबसे आसान सा फॉर्मूला जो ऊर्जा का जानते हैं, वो जानते हैं गतिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा को तो सभी जानते हैं, बता दो फॉर्मूला जल्दी से। आप कहोगे गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो K बराबर 1/2 mv²। आप कहोगे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये विमा का, ए का विमा आपको चाहिए, 1/2 का विमा होगा क्या, नहीं, 1/2 कोई विमा नहीं होगा। फिर एम का बीमा, और यहाँ पे कह सकते हैं वी का बीमा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। चलो एम का बीमा बता दो, कोई भी बता देगा, कैपिटल एम। वी का बीमा LT-1, यानी मीटर पर सेकंड होता है ना इसका, LT-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आप कहोगे MLT-2 का विमियन, गलत किया मैंने, देखो एम, इसमें एल का घात कितना होगा, 2 होल स्क्वायर हो ना, और टी का घात भी -2, ये घात करना आ गया ना। अपन इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों, एल का पावर 2, टी का पावर -2 हो जाएगा।
ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो Ml2T-2 Ml2T-2 ऑप्शन इसका सही होगा। आगे से आप ऊर्जा और बल का विमीय सूत्र याद रखें, क्योंकि ऊर्जा और बल का विमीय सूत्र बहुत बार यूज आता है इस विमीय वाले चैप्टर में, तो ये आपको याद करने हैं। इस क्वेश्चन में बोला है बच्चों, किसी गैस का समीकरण अपने को दे रखा है P प्लस ए बटा वी का होल स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। यहाँ पे एन को नहीं लिखा है, इन्होंने एक मोल ले लिया होगा और मोल को इसके अंदर जो वी में सूत्र है उसके अंदर भी इसने शामिल नहीं किया है, तो उसको अपन भी शामिल नहीं करते हैं। ये ऑप्शन देख के पता लग रहा है। चलो, जहाँ पे पी क्या है बच्चों, दाब है, पी क्या है, आयतन है, टी क्या है, तापमान है, ए बी आर नियतांक है। ए की विमा क्या होगी भाई, ए की विमा चाहिए तो आप जानते हो प्लस से अलग होने वाले दोनों तरफ की राशियों का विमीय सूत्र या वी फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। तो मैं कह सकता हूँ भाई पी का विमा जो होगा वही तो ए बटा वी स्क्वायर का विमा होगा, क्योंकि अपन एक रूल जानते हैं कि भाई प्लस से इधर वाली और इधर वाली राशि का विमीय सूत्र बराबर होता है। तो अपना टारगेट है ए का विमा पता करना, तो ए का विमा तो अपन कह सकते हैं का विमा इंटू वी स्क्वेयर का विमा। ठीक है, वी यहाँ पे अपन कैपिटल लिख सकते हैं क्योंकि वी आपका आयतन है। क्या है, आयतन है। चलिए, अच्छा लगेगा। पी का विमा बताओ। पी भाई दाब होता है, तो पी बराबर क्या होता है बच्चों, एफ बटा ए, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बल तो सभी जानते हैं, Mlt-2 होता है उसका विमीय सूत्र, और बटा क्षेत्रफल के लिए अपन कह सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल का पावर 2 हो गया। अब सोल्व करेंगे तो Ml-1 और T-2 आएगा। सही बात बोल रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे कह सकते हैं एक एल से एक एल मर जाएगा और ऊपर जाके L-1 हो जाएगा। चलो, इसकी जगह टिका देते हैं Ml-1 T-2 बच्चों। यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या है बच्चों, आयतन है। आयतन क्या होता है, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो अपन कह सकते हैं एल 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 क्यूब है। आयतन का विमीय सूत्र होता है बच्चों एल क्यूब, का भी घात 2 करना है तो कितना होगा, एल का घात 6 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पी का विमा होता है एल का पावर 3, उसका भी होल स्क्वायर करोगे तो एल का पावर 6 नहीं होगा क्या। तो आप समझदारों ने बताया कि एल का पावर 6 हो गया। चलो, मल्टीप्लाई कर दो। एम, यहाँ पे अपन कह सकते हैं घातें जुड़ती हैं, तो 6 में से 1 गया तो 5 बच गया। एल का पावर 5, टी का पावर -2, ये आपका उत्तर होगा। ऐसा उत्तर ऑप्शन में ढूंढे तो एम एल का पावर 5 टी का पावर -2 ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में अपने से पूछा है एक कण की स्थिति आपको दे रखी है बच्चों, x बराबर वी नोट बटा अल्फा इंटू 1 प्लस ई का पावर अल्फा टी से दी जाती है। जहाँ वी नोट नियतांक है, अल्फा का मान कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक है, वी नोट एवं अल्फा की विमा क्या होगी। अरे अपन सब जानते हैं कि जो ई होता है ना, चरघातांकीय फलन, वो खुद विमाहीन होता है। तो ऊपर यहाँ जो भी चीज़ लिखा होता है ना, वो भी क्या होता है, विमाहीन होता है। तो अपन यहाँ से एक बात जरूर कह सकते हैं, अल्फा टी है ना बच्चों, वो एक विमाहीन है। तो अपन कह सकते हैं विमाहीन के लिए यूज करते हैं M0 L0 T0 जैसे यूज करते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा का विमा 1 अप टी के जैसे विमा होगा, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि टी का विमा कैपिटल टी होगा समय का, इसको ऊपर ले जाएंगे तो T-1 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं T-1 ऑप्शन ढूंढो, तो अपन कह सकते हैं भाई अल्फा का विमा तो T-1 है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, यार ये सही नहीं होंगे। तो एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा, यानी अपने को पी नोट का भी विमा पता करना पड़ेगा। तो बच्चों, अब देखो, तुम कह सकते हो कि ये जो पूरा है ना 1 प्लस, ये पूरा का पूरा क्या है, विमाहीन नहीं है क्या। अरे भाई, ई क्या होता है, विमाहीन होता है, तो आप कह सकते हो ये विमाहीन है। चलो, ये पूरा का पूरा विमाहीन हो गया, तो आप कह सकते हो ना कि जो एक्स का विमा होगा वही तो वी नोट बटा अल्फा का विमा होगा। और तुम जानते हो कि वी नोट का विमा निकालना है तो आपको अल्फा का विमा और एक्स का विमा से गुणा करना पड़ेगा। अल्फा का विमा पहले ही निकाल लिया है, T-1 आ चुका है, और एक्स का विमा आप जानते हो कि एल होगा, कि एक्स क्या है, स्थिति है। तो अपन कह सकते हैं इसका आंसर तो L-T-1 होगा। L-T-1 ऑप्शन ढूंढो, तो एल का घात 1 टी का घात -1, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ रहा है। पूछा है समय t पर कण का वेग v समीकरण v बराबर ए टी प्लस बी अपॉन प्लस सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ ए बी तथा सी नियतांक है बच्चों। तब आपको बताना है कि ए बी सी की विमायन क्रमानुसार क्या होगी। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन अपना है। अपन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बराबर से प्लस से दोनों तरफ की राशियों के विमा समान होते हैं। सभी समझदार बच्चे बोल सकते हैं कि
ए टी का बीमा होगा ना, वही तो आपका वी का बीमा होगा। आप वी का भी जानते हो, टी का भी जानते हो, तो ए का बीमा बड़ी आसानी से आ जाता है। तुम कहोगे ए का बीमा आएगा वी के बीमा और बटा टी का बीमा। अब इनके बीमा रख दो, तो वी वेग सब जानते हैं, एल टी माइनस वन बीमा रखता है, बटा आप कह सकते हो टी के लिए कैपिटल टी। आप यहाँ से कह सकते हो इसका आंसर आएगा एल टी माइनस टू। ये हो गया आपका एल टी माइनस टू। ए की बीमा होगी एल टी माइनस टू, तो अपन कह सकते हैं एल टी माइनस टू तो भाई इस ऑप्शन में दिया गया है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसे अपन कह सकते हैं भाई ऑप्शन नंबर एक अपना सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक को करने से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो हो गया। फिर भी अपना कर्तव्य बनता है कि अपन बी का बीमा फाइंड करें। चलिए बी का बीमा देखते हैं। लेकिन बी का बीमा अपन देखें ना, उससे पहले अपन कह सकते हैं कि सी का बीमा निकाल लेते हैं। अपन देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं भाई सी और टी एक दूसरे से प्लस में लिखें, तो अपन कह सकते हैं कि प्लस से जब अलग होते हैं ना, तो सी का बीमा वही होगा जो टी का बीमा होगा। तो अपन यहाँ से तो ये बहुत आसानी से आ गया कि सी का बीमा तो टी के बीमा के बराबर होगा, और इससे अपन कह सकते हैं टी सी का बीमा तो कैपिटल टी होगा। ये बीमा हो गया कैपिटल टी। चलते हैं चेक करते हैं, सी का सही है, ये ऑप्शन सही जा रहा है अभी। अपन कह सकते हैं बी का बीमा पता करें, बस आप लिख सकते हैं बी का बीमा बटा टी प्लस सी में टी का लिख लो ना, कैपिटल टी हो गया। बराबर किसके होगा बच्चों, टी के बीमा के बराबर। क्यों, वो आगे भी तो लिख सकते हो ना इसकी जगह, तो अपन कह सकते हैं बराबर से अलग हो रहे हैं। जो वी का बीमा होगा वही तो इस पूरे का बीमा होगा। वी का बीमा जानते हैं, टी का बीमा पता करना है, टी प्लस सी में टी को लिख लो। चलो अपन कह सकते हैं टी का बीमा यहाँ से बचेगा वी का बीमा गुणा टी का बीमा। टी का बीमा एल टी माइनस वन, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसका बीमा पहले से लिख दिया टी, तो इसका आंसर आएगा एल। तो अपन कह सकते हैं टी का बीमा एल के बराबर होगा, तो ये भी ऑप्शन सही। इस वजह से इसका जो ऑप्शन नंबर एक होगा ना बच्चों, वो सही उत्तर होगा। एग्जाम में अपन करते तो केवल एक को चेक करने से बात अपनी बन जाती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर देंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत प्रतिरोध की बीमा क्या होगी, यानी अपन जानते हैं आर, आर का बीमा पता करना है। बच्चों ओम का नियम जानते हो कि ई बराबर आई आर। अपन को चाहिए आर का बीमा। आर का बीमा किससे आएगा, अपन कह सकते हैं वी बटा आई। आई का बीमा अपन जानते हैं, ई मतलब विभव। ये मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे विभव है। विभव का बीमा आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। एकांक आवेश को लाने कार्य करता है, विभव कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू को सभी जानते हैं, का बीमा अपन निकाल लेंगे, लेकिन क्यू को अपन क्या लिख देंगे बच्चों, आई टी। टी क्या होगा, समय, आई आपकी धारा, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्या इसकी जगह अपन ऐसा रख देते हैं, चलो इसी की जगह रख देते हैं। अपन कहेंगे वी की जगह अपन क्या रखेंगे, डब्ल्यू बाई आई टी। एक आई पहले से अवेलेबल है गुणा में, अपन कह सकते हैं भाई इसका आंसर आएगा डब्ल्यू बटा आई का होल स्क्वायर। अब आपको चाहिए आर का बीमा। आर का बीमा निकालना है ना बच्चों, के लिए आपको डब्ल्यू का बीमा चाहिए, बटा में आप कह सकते हैं आई स्क्वायर का बीमा चाहिए, तो अपन कह सकते हैं टी का बीमा। ये अपन जानते हैं टू होता है ना, बल इंटू विस्थापन होता है, और बल का आप सब जानते हो, बल इंटू विस्थापन करूँ, बल का बीमा सब जानते हैं एम एल टी। विस्थापन का बीमा जानते हो एल, तो अपन कह सकते हो ऊर्जा का भी वैसे अपने को याद होता है। ऊर्जा का बीमा और कार्य का बीमा एक ही बराबर होता है, एम एल टी माइनस। ये समझ में आ रही है अपने बातें। और अपन कह सकते हैं विद्युत धारा है, उसको अपन एक मूलभूत ऐसा ही राशि लेके चल रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं उसका, तो भाई आप जानते हैं सिंबल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और अपन कह सकते हैं टी का समय कैपिटल। अब इसको सॉल्व कर लो, एम एल टू, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का एक और हो गया टी माइनस थ्री, यहाँ पे कह सकते हैं ए का पावर माइनस टू। ठीक से ये आंसर है एम एल टू। ऐसे ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन नंबर अपन कह सकते हैं बच्चों दो, देखो एम का एम ऐसे ही है, एल टू है, एम एल टी माइनस का सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि निम्न पांच भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक जैसी विमाएं रखती हैं। अपने को पांच भौतिक राशियां दे रखी है बच्चों, इनमें से आपको बताना है कि दो ऐसी कौन सी भौतिक राशियां होंगी जिनकी विमाएं एक बराबर होंगी। ऑप्शन में दिया है कि ए और डी की बराबर होंगी, ए और ई के बराबर होंगी। तो सबसे पहले अपने को चेक ही करना पड़ेगा। तो नंबर एक अपन देखें बच्चों, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का जो परिभाषा होता है कि एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी ना, वो ही आपका ऊर्जा घनत्व होगी। अपन कह सकते हैं ऊर्जा बटा आयतन का सूत्र हो गया, ऊर्जा बटा आयतन। तो ऊर्जा का विमा सभी जानते हैं क्या होता है,
ऊर्जा का विमा होता है ml2t-2। और अपन कह सकते हैं आयतन का जो विमा होता है ना, वो L³ होता है। ये सभी बेसिक सी जानकारियाँ सब जानते हैं। अपन यहाँ से कह सकते हैं कि एम एल का पावर यहाँ पे देखिए 2 यहाँ था, 3 नीचे वाले माइनस के आए, तो अपन कह सकते हैं L-1 T-2। इसका विमा तो ये आ गया। चलो अब देखते हैं दूसरे नंबर का अपवर्तनांक। भाई अपवर्तनांक की परिभाषा आप सभी जानते हो कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला या सिंबल अपन देखें म्यू भी हो सकता है। म्यू इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं बच्चों C/V। सी क्या होता है? सी होता है प्रकाश का वेग। सी क्या होता है? प्रकाश का वेग। इसमें प्रकाश का वेग अपन कहते हैं निर्वात में, और वी क्या होता है? प्रकाश का वेग माध्यम में। तो अपन ये कह सकते हैं वेग ही तो ये है जो कि निर्वात में है, और वेग ये है जो कि माध्यम में है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है ना, वो आपकी विमाहीन राशि है। कैसी राशि है बच्चों? विमाहीन। यहाँ से समझ में आ गया? सी का मतलब प्रकाश का वेग निर्वात में, और वी का मतलब प्रकाश का वेग माध्यम में। आपको समझ में आई ये चीज़ें? इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अब तीसरा बोला है प्राविद्युत स्थिरांक। प्राविद्युत स्थिरांक को अपन एप्सिलॉन से शो करते हैं। इस तरीके से सिंबल होता है इसका एप्सिलॉन। उसकी परिभाषा अपन देखें ना बच्चों, तो उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं कि एप्सिलॉन आर लिख देते हैं, इसको अलग अलग है। इसका परिभाषा कहते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये अपन कह सकते हैं कि पारगम्यता होती है, विद्युत क्षेत्र की पारगम्यता। इसमें अपन कह सकते हैं कि पारगम्यता ये किसी माध्यम में होगी, ये किसी माध्यम में होगी, और ये जो दिया गया है ना, वो आपका निर्वात में होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये माध्यम की है और ये बच्चों निर्वात की है। बात तो वैसी सी हो गई ना। अपन कह सकते हैं ऊपर वाली और नीचे वाली राशियां बराबर हैं। ये तो माध्यम में है और ये निर्वात में। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ये भी आपका एक विमाहीन राशि है। ये बच्चों आपको दोनों की दोनों राशियाँ, जैसे नंबर 2 और 3, ये आपको 12th में पढ़ाई जाती हैं। तभी यदि आप 11th में हैं तो इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी है? कि जब आपको 12th पढ़ाया जाएगा ना, तो उसके अंदर ये राशियाँ पढ़ाई जाएंगी। और ये जो विमा वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आपका चलता ही रहता है। जैसे जैसे चैप्टर आते हैं, जैसे जैसे भौतिक राशियाँ आती हैं, वैसे वैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाता है। तो सारी राशियों के बारे में आज के दिन जानना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे राशियाँ पढ़ाई जाएंगी वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा, तो वहाँ पे उसकी विमा आराम से पता कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करें चौथे ऑप्शन की, तो चौथा है यंग का गुणांक। भाई ये वाला अपन कह सकते हैं कि पदार्थ के गुणधर्म जब अपन पढ़ेंगे, चैप्टर आखिरी आखिरी चैप्टर होता है, जैसे अपन 11th की बात करें तो वाई से बताते हैं। वाई क्या होता है बच्चों? F/A। ये आपका प्रतिबल होता है इंटू वाई, और डेल्टा L/L बच्चों विकृति होती है। तो अपन कह सकते हैं एफ क्या होगा? प्रतिबल। वाई यंग का गुणांक होगा, डेल्टा L/L विकृति होगी। अपन यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा L/L में ये लंबाई, ये भी लंबाई, तो ये वाला डेल्टा L/L जो विकृति होती है ना बच्चों, वो भी आपकी विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। तो अपन कह सकते हैं भाई y का विमा तो किसके विमा के बराबर होगा? F/A के विमा के बराबर होगा। अब तुम करो कि f का विमा बताओ, तो f का विमा सभी जानते हैं MLT-2 हो गया। ये समझ में आया? बटा एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। तो अपन कह सकते हैं क्षेत्रफल का विमा L2 होगा। तो सोल्व करोगे ना बच्चों, तो अपन कह सकते हैं कि ML-1T-2। क्या ऐसा किसी का आया था? हाँ। ऊर्जा घनत्व को ध्यान से देखो। ऊर्जा घनत्व का विमा क्या है? ML-1T-2। इसी तरीके से इसका भी ML-T। इस तरीके से अपन कह सकते हैं इनका दोनों का विमा बराबर होगा। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का अपन बात करें तो F बराबर, ये भी 12th की क्वांटिटी है बच्चों, जब आपको चुंबक वाला या चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि F बराबर B/I/L। बी आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, एफ आपका बल होगा, आई आपकी विद्युत धारा होगी, एल आपके उस तार की लंबाई होगी। अब कह सकते हैं एक बार तो अपन देख लेते हैं MLT-2 बटा, मैं कह सकता हूँ इसमें एम्पियर ए होगा, और एल का विमा एल के बराबर हो जाएगा। एल से एल यहाँ पे मर जाएगा, आंसर आएगा MT-2 A-1। अब देखते हैं ऑप्शन को क्या पूछा था कि निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक ऐसी राशियाँ हैं जिनकी विमाएँ समान है। अपन कह सकते हैं 2 नंबर और 3 नंबर की विमा बराबर है, तो अपन कह सकते हैं बी और सी। बी और सी देखने जाएँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से। उसके बाद पहला ऑप्शन है ए और डी। चलो ए का ऊर्जा घनत्व है, डी का यंग गुणांक, हाँ ये बराबर है ए और डी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। दूसरा पूछा ए और ई। भाई ए यहाँ पे रहा, ई यहाँ पे रहा, नहीं इन दोनों के बराबर नहीं है, ये नहीं होगा। बी और डी, बी का बताओ, ये पड़ता है विमाहीन है, और डी का
यंग गुणांक है, इनका ऐसे नहीं बैठेगा। सी और ई अपन कह सकते हैं सी और ई कभी नहीं बैठेगा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं सभी राशियों की अपन ने विमा फाइंड करी, फिर ऑप्शन देख लिया। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, परावैद्युत स्थिरांक है, अपवर्तनांक है, 12th की क्वांटिटी है। और यदि आप 11th में हैं, जब आप 12th पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c से व्यक्त की गई है, तो ये भौतिक राशि कौन सी होगी? पहला है बल होगी यदि a 0 हो, b का घात b की जगह -1 हो और t की जगह -2। अपन जानते हैं बच्चों बल की विमा सभी जानते होंगे m l t -2 होगा। तो अपन कह सकते हैं m का घात 1 होगा और इसने बोला है कि m का घात 0 है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दाब दाब अपन जानते हैं कि P बराबर F बटा A। F की विमा पता है कितनी होगी, MLT -2 और बटा A अपन जानते हैं L2 होगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो ML-1T-2 अपन कह सकते हैं A की जगह 1 होगा तो A की जगह 1 है, T की जगह -1 ये सही है, T की जगह माइनस ये भी सही है, तो ये मैच कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन ये होगा अभी तक। तो वेग होगी, वेग की विमा सभी जानते हैं LT-1 होगी, M की पावर 0 होगा, नहीं तो 1 बोला है तो ये ऑप्शन सही नहीं हुआ, गलत हो गया। एक्सीलरेशन या त्वरण बोला है तो त्वरण की विमा सभी जानते हैं LT-2 होता है, LT-2 होता है क्योंकि A बराबर क्या होता है dV/dt बोल सकते हैं बच्चों। अपन कह सकते हैं वेग का विमा LT-1 होता है बटा T होता है, तो अपन कह सकते हैं LT-2 होता है। ये भी आंसर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। यदि एप्सिलॉन नॉट निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता हो तथा ई विद्युत क्षेत्र हो, तब आपको बताना है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वेयर की विमा क्या होगी। अपन ये कह सकते हैं ये जो राशि होती है ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, ये आपका ऊर्जा घनत्व होता है, यानी अपन कह सकते हैं एकांक आयतन में ऊर्जा। तो अपन कह सकते हैं ये जो राशि है वो एकांक आयतन की ऊर्जा है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका मान ऊर्जा बटा आयतन होता है। अब अपने को क्या करना है कि इसके बारे में अपने को ज़्यादा नहीं सोचना है, अपन इसको कहते क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में ये जो भी संग्रहित जो ऊर्जा होती है वो पर आयतन होती है, अपन कह सकते हैं एकांक आयतन में ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा घनत्व हो गया। क्या नाम बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व का विमा बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व आपको पता करना है या उसकी विमा पता करनी है तो ऊर्जा की विमा पता कर लें और बटा अपन आयतन की विमा पता कर लें। तुम कह सकते हो ऊर्जा की जो विमा होगी ना ml/2 होगी बटा आयतन अपन कह सकते हैं L³ होगा। अपन यहाँ से देखें तो ML-1T- का सही उत्तर हो जाएगा ML-1T-2। ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट का विमा पता कर लो, ई का विमा पता कर लो, फिर इसके अंदर रख दो, वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन वो लेंथी होता है। तो अपन जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, ऊर्जा घनत्व का है, यानी एकांक आयतन में ऊर्जा का है, तो ऊर्जा बटा आयतन इसका सही उत्तर होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस वजह से इसका सही उत्तर थर्ड होगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और उसका घात -1/2 की विमा क्या होगी। इसको अपन सही से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात कितनी होगी -1 होगी। इसका जो मान होता है ना वो c के बराबर होता है बच्चों। c क्या होगा यहाँ पे, प्रकाश का वेग। c क्या होगा, प्रकाश का वेग, इसमें निर्वात में। लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दो चीज़ें आई हैं। तो म्यू नॉट अपन कह सकते हैं निर्वात की चुंबकशीलता होती है और एप्सिलॉन नॉट जो होती है ना वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। लेकिन 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू c के बराबर होता है, तो अपन कह सकते हैं ये वाली राशि तो किसके बराबर होगी, प्रकाश के वेग, और वेग का विमा सभी जानते हैं LT-1 होता है। तो अपन कह सकते हैं इसका विमा LT-1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है किसी पदार्थ का घनत्व सीजिस प्रणाली में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा आपको बताया गया है। कौन सी प्रणाली में, सीजिस में। तो एक ऐसी प्रणाली जहाँ लंबाई का मात्रक 10 सेंटीमीटर है बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक 100 ग्राम है, तो घनत्व का मान बताना है उसी प्रणाली में जो दूसरी प्रणाली इन्होंने डिफाइन करी है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं कि घनत्व के बारे में जानकारी जरा जुटाते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है, अपन कहते हैं घनत्व का परिभाषा होता है एकांक आयतन में द्रव्यमान। तो इसका मतलब हो गया द्रव्यमान बटा आयतन।
एकांक आयतन का द्रव्यमान आपका घनत्व कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान का विमा तो होता है कैपिटल एम, और आयतन अपन कह सकते हैं कि एल क्यूब विमा रखता है। तो अपन कह सकते हैं कि एम एल का घात -3 हो जाएगा। ये विमा आ गया। बट इसमें विमा की जरूरत क्यों पड़ी? तो अपन कहते हैं कि एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में जब अपन कन्वर्जन करते हैं, तो इसमें अपन जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, वो N1 U1 बराबर N2 U2 का यूज करते हैं। अपने को चाहिए N2 का मान, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं N1 U1 बटा U2। और इसको लिखना मैंने ऐसे बताया था कि इस वाली राशि को आप ऐसे भी लिख सकते हो N1, और इस इकाई की जगह अपन विमा यूज करेंगे तो जल्दी से आंसर आएगा। तो उसको कैसे लिखोगे? U1 के लिए M1 लिख लो, क्योंकि इसकी विमा निकाल ली ना अपन, ML का घात -3। यहाँ पे क्या लिख लो? M2 लिख लो। इसकी घात कितनी है? 1। इसी तरीके से यहाँ पे L1 लिख लो, तो यहाँ पे L2 लिख लो। इसकी घात कितनी है? -3। अब अपन चाहेंगे कि इसका मान निकालें, तो N1 का मान कितना है? 4 है। दे रखा है ना पहले में, ये क्या है? N1 है, तो ये 4 आ गया। M1 बोलो पहले में, तो आपकी सीजीएस है ना, तो सीजीएस में 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होगा। दूसरे में कितना दे दिया? 100 ग्राम, तो उसकी जगह 100 रख लो, 100 ग्राम। घात कितनी है बच्चों? 1 है। चलो आप L1 में आ जाओ। L1 कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब इसको सोल्व करो। तो अपन कह सकते हैं सोल्व जब करेंगे तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से अपन कह सकते हैं ग्राम से ग्राम चला जाएगा, क्या 1/100 आएगा? 1/100 आएगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसको अपन कहेंगे 1/2, 1/10 का घात -3। यहाँ पे मैं -3 लगाना भूल गया, जो अब लिख लिया। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। इसको भाई ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -1, और -1 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं 4 इंटू 1/100, और यहाँ पे अपन इसको देखो, इसको आगे ऊपर ले जाएंगे 10 की घात -1 और गुणा -3, तो अपन कह सकते हैं 10 की घात 3। और जब 10 की घात 3 होगी तो अपन यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ से आंसर आएगा 40। तो अपन कह सकते हैं कि इसका सही आंसर होगा 40। कौन सी पद्धति में? दूसरी पद्धति में। N2 का मान अपन ने निकाल लिया 40। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि बल, वेग तथा समय t को मूल मात्रक मान लिया जाए, तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी? यानी ये बोला है एक नई प्रणाली है, नई पद्धति बनाई है जिसके अंदर बल को, वेग को, समय को मूल मात्रक मान लिया जाता है। तब आपको बताना है द्रव्यमान की विमा क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो द्रव्यमान की जो निर्भरता है ना, वो इस तरीके से मान लेते हैं किस पे होगी? बल। लेकिन अपन कह सकते हैं बल की निर्भरता, अब F का घात कितना होगा वो मान लेते हैं x, वेग का घात अपन कह सकते हैं y, t का घात अपन मान लेते हैं z। अब अपना टारगेट है कि इनकी निर्भरता देखें, तो ऑप्शन भी तो ऐसे ही दिए ना, F V और T की घातें लगा रहा है। तो अपना टारगेट है x y और z का मान पता करना। तो इसमें अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एक नियतांक आएगा, तो नियतांक का अपन कोई विमा नहीं लेंगे, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे m का विमा लिख लो, वो कैपिटल M हो गया। इधर क्या करना है, F जो है ना उसका विमा लिख लो, तो F का विमा सभी जानते हैं MLT-2 लिख लिया। उसका घात कितना है? x लिख लिया। v बोलो, v होता है वेग जिसका विमा होता है LT-1, घात कितना? y। और t तो समय है, तो t का t हो गया, घात z। अब क्या करना है आपको, घातों की तुलना करनी है। इसकी घातों की तुलना पहले अपन देखेंगे m की घात। m की घात देखें तो अपन कह सकते हैं ये वाला अपना बायां पक्ष है, m की घात है 1। इधर अपन कह सकते हैं 1 इंटू एक्स, m की घात है x। इसके अंदर m की घात कुछ नहीं है तो 0, इसके अंदर भी कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि m की घात 0 है ना यहाँ पे। m की घात 0 इंटू जेड करोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x का मान आएगा बच्चों 1। x बराबर 1, x बराबर 1 देखें तो f की घात सभी में 1 1 1 लिखिए, तो कोई भी ऑप्शन अपना सही नहीं हो रहा। तो अब दूसरा होगा अपन किसकी घात कंपेयर करेंगे? l की घात। तो जब l की घात अपन बराबर करेंगे तो l की घात यहाँ पे कितनी है? 0, 0 लिख दे। यहाँ पे बोलो l की घात, तो आपका हो गया x, वहाँ पे प्लस y, और वहाँ पे कह सकते हो 0। अब अपन कह सकते हैं यहाँ से x प्लस वाई बराबर 0 आ गया। तो x जानते हैं ना, x आपका +1 है, प्लस वाई, और बराबर क्या है? 0। तो अपन कह सकते हैं y का घात कितना आ गया? -1 आ गया। तो अपन कह सकते हैं v का घात -1, एक तो इसमें दिखाई दे रहा है और एक इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो दोनों तो नहीं होंगे, ऑप्शन 3 और 4 में होगा। लेकिन इसको करने के लिए आपको t की घात की तुलना करनी पड़ेगी। तो अपन कह सकते हैं t की घात देखें, t की घात अपन देखेंगे तो कह सकते हैं इस तरफ t की घात कितनी है? 0 बराबर, अपन कह सकते हैं इधर कितनी है? -2x। ये समझ में आ रहा है ना? -2x इधर देखो, ये वाला, ये -2 इंटू एक्स।
इसी तरीके से यहाँ से कह सकते हैं -y और प्लस जेड। अब कह सकते हैं यहाँ से जेड का मान आया 2x प्लस वाई। आपको x का भी पता है और y का भी पता है, तो x का मान कितना 1, y का मान कितना प्लस में -1 करेंगे ना, ऐसे रख देते हैं। तो अपन कह सकते हैं z का मान आया 1, z का मान 1 देखें भाई इसमें -1 है, z का मान 1 इसका होगा, तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर अपन ऑप्शन नंबर 4 से ही बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का नंबर 4 आएगा। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका सेम होता है कि जो भी राशि आपको नई राशि पूछे जिसमें नई प्रणाली बनाता है, तो जो भी उसमें मूलभूत राशियाँ रहे उसकी घातें एक्स वाई जेड कर दें और फिर घातों की तुलना करते हुए एक्स वाई जेड का मान निकाल लें और फिर मान निकालने के बाद उसमें रख दें, आपका आंसर सही आ जाएगा। यदि ऊर्जा वेग v समय t को मूल राशियां मान ना जाए, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी? तो अपन कह सकते हैं एक नई पद्धति मानी होगी, इसके अंदर ऊर्जा वेग तथा समय को मूलभूत राशियां मान ली इन्होंने। तब अपने को बताना है कि पृष्ठ तनाव की इन राशियों पे या इन मूल राशियों पे निर्भरता कैसी है, ये आपको बताना है। बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं सबसे पहले अपन पृष्ठ तनाव की विमा देख लें तो सही रहेंगे। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे अपन पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, तो पृष्ठ तनाव का परिभाषा होता है कि एकांक लंबाई पर बल। पृष्ठ तनाव बराबर कह सकते हैं F/L। एफ की विमा सभी जानते हो ML/T है और एल लंबाई है तो उसकी विमा एल होगी। आप पृष्ठ तनाव को यहाँ पे किससे दर्शाएंगे? टी से दर्शाएंगे नहीं क्योंकि टी तो ये है, तो एस से दर्शा देते हैं। एस का विमा अपन कह सकते हैं क्या होगा MT-2 हो गया, एल से एल मर गया। अपन कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव एस की जो निर्भरता है ना, ई पे है, पी पे है, टी पे है, लेकिन इनकी घातें क्या रहेंगी? निर्भरता तो है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 होगी 2 होगी, वो तो डिपेंड करेगा क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे दिए। तो अपन कह सकते हैं इसकी घात एक्स आएगी तो वाई और इसकी जेड। अब अपना टारगेट है कि एक्स वाई जेड का मान निकालना। कैसे निकालेंगे? एस का बीमा यहाँ पे रखते हैं, देखिए अब तरीका सीखते हैं। MT-2 रख दिया। अब यहाँ पे ये समानुपाती हटाने के लिए एक नियतांक लेके आएंगे, कोई विमा नहीं होगी तो उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ई का विमा, ऊर्जा का विमा सभी जानते हैं, आपको बोला भी है, याद रखिए ML2-2। ये हो गया, चलिए अच्छी बात है। इसका घात हुआ x। वेग होता है उसका विमा होता है LT-1, उसका घात हो गया y। टी होता है बच्चों समय, उसका घात हो गया। अब क्या करना होता है कि एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए घातों की तुलना करनी होती है। सबसे पहले अपन m की घात निकाल लेते हैं, m की घात की तुलना करें तो यहाँ पे m की घात कितनी है? 1 है, तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे m की घात 1 है और 1 की घात 1 इंटू एक्स हो रहा है ना, तो x लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अपन कह सकते हैं m का घात 0 है और 0 इंटू वाई करोगे तो 0, तरीके से उसमें भी 0, तो अपन कह सकते हैं यहाँ से x का मान आ रहा है 1। x का मान 1 देखें तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी एक ऑप्शन तो कट गया। अब अपन देखते हैं l की घात l की घात, l की घात देखो, l की घात अपन देखेंगे ना बच्चों, l की घात इधर कितनी है? इधर तो 0 है, इधर बोलो 2x, ये 2x हो गया, इधर बोलो y, उधर। अपन यहाँ से कह सकते हैं भाई कि y का मान आएगा -2x। -2x में x कितना है? 1 है, तो -2 आ गया। तो अपन कह सकते हैं v की घात -2, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है, तो ये दो ऑप्शन अभी दौड़ में है। तो अब देखते हैं t की घात। t की घात सिंपल है बच्चों, t की घात अपन यहाँ पे देखें तो -2, तो -2। यहाँ पे देखो t की घात -2 इंटू एक्स, -2x, यहाँ पे माइनस का y, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं भाई z, z का मान आपको चाहिए, तो अपन कह सकते हैं इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। इसकी जगह क्या रख सकते हैं? माइनस अपन 2 रख सकते हैं। अपन कह सकते हैं देखो ये -2 माइनस प्लस ऐसे रखें, एक बार देख लो यहाँ पे जल्दी, -2, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस के 2 हो जाएगा और प्लस जेड। आप कह सकते हो जेड का मान जो आएगा वो -2 आएगा। और अपन कह सकते हैं इनमें जेड का घात, टी का घात -2 इसी में, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इन क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा ही होता है कि निर्भरता किस पे है तो सभी राशियों को ऐसे लिख लो, फिर उनकी घातें एक्स वाई जेड लगा दो, किसका निकालना है उसको इसके डायरेक्टली रखो, दोनों तरफ विमाएँ रख दो सभी की, फिर घातों की तुलना कर, आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। जी, नलिका से बहने वाले द्रव के क्रांतिक वेग बीसी की विमाओं को क्या का पावर एक्स, रो का पावर वाई और आर के पावर जेड से निर्दिष्ट किया जाता है, जहाँ ईटा, रो, आर क्रमश से द्रव का श्यानता गुणांक है ईटा और रो द्रव का घनत्व है और आर जो है वो नलिका की त्रिज्या है। तब आपको बताना है कि एक्स वाई तथा जेड का मान क्या होंगे।
अपन यहाँ पे देखें तो अपन कह सकते हैं क्रांतिक वेग वी सी निर्भर किस पे करता है। इसके लिए अपने को दिया है ईटा का पावर एक्स, रो का पावर वाई, आर का पावर जेड। रो और आर को तो अच्छे से जानते हैं, ईटा एक नई राशि आई है उसको अपन सीख लेते हैं। अपन कहते हैं कि शांता वाले चैप्टर के अंदर जो न्यूटन का नियम था उसके अनुसार जो बल है ए बराबर ईटा ए टी वी बाई डी एक्स होगा। अपन कह सकते हैं बल समानुपाती होता है क्षेत्रफल के, और बल समानुपाती होता है डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स को बोलते हैं बच्चों आपका वेग प्रवणता। ठीक है, ईटा का वैल्यू फाइंड करें या ईटा का मान फाइंड करें तो अपन कह सकते हैं एफ डी एक्स बटा ए डी वी कह सकते हैं। ईटा का बीमा चाहिए तो आप कह सकते हो कि इसमें एफ का बीमा पता होना चाहिए। एफ का बीमा सभी जानते हैं एम एल टी माइनस टू। डी एक्स का बीमा सभी जानते हैं एल होगा। ए क्षेत्रफल है तो उसका बीमा एल टू होगा। डी वी एल टी माइनस वन होता है। ये समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। तुम कह सकते हो यहाँ से एल एक ये है एक ये है तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, दो एल तो एक ऊपर चला जाएगा तो आप कह सकते हो एक ऊपर जाएगा एम एल माइनस वन ई का पावर माइनस वन। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं जो क्या है का जो विमा आया एम एल का पावर माइनस वन ई का पावर माइनस वन आया। चलो मैं अब मान रखते हैं, अपन कहेंगे क्रांतिक वेग है तो वेग का विमा एल टी माइनस वन है। सबको समझ में आ गया। ठीक है, इधर अपन देखें समानुपाती को हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे कि कोई बीमा नहीं होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। थीटा का बीमा अपन ने पता कर लिया एम एल माइनस वन टी माइनस वन का घात एक्स। रो सब जानते हैं, रो बराबर क्या होता है एम अपॉन वी। एम क्या होता है एम हो गया। वॉल्यूम का या आयतन का कहें तो एल क्यूब होता है, तो नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो एल का घात माइनस तीन घात वाई हो गया। बात करें आर, आर होगा एल और उसका पावर जेड। अब क्या करनी है बच्चों, घातों की तुलना करनी है। घातों की तुलना करेंगे तो सबसे पहले एम की घात देख लेते हैं। एम की घात क्या है बच्चों, बताओ एम की घात क्या है। तो आप कहोगे एम है ही नहीं तो एम की घात जीरो। बराबर यहाँ पे देखो तो आप कहोगे एम की घात एक है गुणा हो गया एक्स से, एक्स हो गई। एम की घात एक है गुणा हो गया वाई से तो एक्स प्लस वाई, और जेड में कुछ है नहीं तो जीरो। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं समीकरण बन गई बच्चों एक्स बराबर माइनस वाई। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करें कि एल की घात, एल की घात की तुलना करें तो एक है, यहाँ पे कितना है माइनस एक्स है। यहाँ पे कहें एल की घात कितनी है माइनस तीन, और माइनस तीन को कहाँ हो गया वाई से तो माइनस थ्री वाई। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जेड है बच्चों। ये हो गया, इसको अपन बाद में सोल्व करते हैं ना। चलो आगे बढ़ो। अपन कह सकते हैं टी, टी का घात इधर देखो माइनस वन, ये माइनस वन हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इधर टी का घात माइनस वन एक्स, और यहाँ पे टी है नहीं जीरो, वहाँ पे भी टी नहीं है जीरो। तो अपन कह सकते हैं एक्स का मान कितना आएगा वन आएगा। एक्स का मान वन आ गया, यहाँ से कह सकते हैं एक्स का मान वन आते ही वाई का माइनस वन आएगा। फिर जेड का मान फाइंड करें। जेड के लिए अपन इस समीकरण का सहारा लेंगे वन, एक्स की जगह वन रखेंगे तो माइनस वन हो गया, वाई की जगह माइनस वन रखेंगे तो ये तीन हो जाएगा प्लस जेड। मैं जब इसको सोल्व करता हूँ ना जेड का मान आता है माइनस वन। मैं कह सकता हूँ कि एक्स का वैल्यू या एक्स का मान प्लस का एक का माइनस का वन और इसका माइनस का वन, तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है यदि प्लांक स्थिरांक h, निर्वात में प्रकाश का चाल c, न्यूटन गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G तीन मौलिक स्थिरांक हो, यानी इनको मूल राशियां मान ली गई हैं, तो निम्नलिखित में से किसकी विमा वही रहेगी जो लंबाई की होती है। यानी अपने को डिपेंडेंसी बतानी है कि लंबाई जो है उस लंबाई की इन तीनों मूल राशियों जैसे h है या फिर प्रकाश का वेग c है या फिर अपन कह सकते हैं कि न्यूटन गुरुत्वीय स्थिरांक g है, इन पे निर्भरता किस तरीके से है। यानी अपना मकसद है इनकी घात निकालना, तो इसकी घात h की घात x मान लेते हैं, इसी घात y मान लेते हैं और इसी घात z मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये घातें मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि भाई इनसे किस तरीके से करेंगे, तो एक मेथड होता है। अपन क्या रखेंगे, अब सभी की विमा रखेंगे। तो भाई एल है उसकी विमा तो कैपिटल एल हो जाएगी, की विमा रखने में कोई दिक्कत अपने को नहीं आई। अब यहाँ पे समानुपाती है उसको हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक कोई नियतांक लेके आते हैं के मान लो, लेकिन उस के का कोई विमा होगा नहीं तो उसको लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है। चलिए एच का विमा, एच का विमा निकालने के लिए अपन यहाँ पे देख रहे हैं ये बराबर एच न्यू। आप जानते हो जो न्यू है वो आवर्ती है, तो एच का जो विमा आएगा वो ई बाय न्यू से आएगा।
तुम जानते हो ई को क्या लिख सकते हो, ml2t-2, ठीक है, ऊर्जा का यही होता है। और ये अपन कह सकते हैं आवर्ती है, तो आवर्ती का जो विमा होता है वो t-1 होता है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो h का विमा आया वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, तो आप कह सकते हो ना ml2t-1, ml2t-, h का विमा आपने रखा ml1 और इसकी घात कितनी भाई x, ये तो आ गया। अब प्रकाश का वेग है, वेग की विमा अपन जानते हैं L-t-1 होता है, इसी घात अपन कह सकते हैं y है। इस तरीके से अपन बात करते हैं जी का फॉर्मूला सभी जानते हैं कि F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब आपको किसकी विमा निकालनी है, जी की, तो जी बराबर आप लिख सकते हो F इंटू आर स्क्वेयर, एफ इंटू आर स्क्वेयर बटा m1 टू m2। जी का विमा क्या होगा, F इंटू आर स्क्वेयर बटा m1 m2। जी का विमा आपको निकालना है, तो जी का विमा जब निकाल लेंगे तो एफ़ की विमा क्या होगी, एफ़ की विमा होगी m(n)-2, ठीक है। आर की विमा L2, एम और एम की विमा अपन कहेंगे m⁻²। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, इसकी विमा आएगी m⁻⁻1, सही है। एल का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 और 1 3, टी का पावर -2, ये आ गया आपका क्या, जेड। अब अपना है मकसद एक्स वाई जेड का मान निकालना। अब अपन क्या करते हैं कि घातों की तुलना करते हैं बच्चों। सबसे पहले m की घात देखें, m की घात देखें तो अपन कह सकते हैं इस साइड तो m की घात 0 है, क्योंकि m0 L1 T0 है ना। उधर देखें तो m की घात 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x से तो x हो गई। यहाँ पे अपन बात करें भाई y अपन आएगा नहीं क्योंकि y तो 0 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे बात करें तो अपन कह सकते हैं m का जगह क्या आएगा, माइनस का z आ जाएगा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं यहाँ से x बराबर z आ गया, x बराबर z आ गया। तो मैं कह सकता हूँ h और g का है ना घात एक बराबर होगा, तो h और g का घात एक बराबर किस किस में, तो इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी बराबर है, तो इससे तो अपना कोई आंसर ज़्यादा आ नहीं रहा है। अब अपन करते हैं l की घात, l की घात की तुलना करो, तो l की घात की तुलना करेंगे तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं 1 1 हो गया। यहाँ पे बताओ तो आपका आंसर होगा 2x। यहाँ पे बताइए तो यहाँ पे आप कह सकते हो भाई कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा बोलो जल्दी से, तो इसमें कहोगे भाई l की घात 1 होगा तो इसको y लिख दो, प्लस यहाँ पे बोलो अब 3z, तो इसे नंबर 2 हो गई। इसी तरीके से t की घात की तुलना करो, t की घात, t की घात की तुलना करें तो यहाँ पे कह सकते हैं t की घात कितनी है 0, यहाँ पे t की घात -x, यहाँ पे -y और यहाँ पे अपन डाल सकते हैं -2z और बराबर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं ना भाई, तो x का जो मान आता है ना, x और z वो बराबर आता है और वो 1/2 आता है। जो अपना y है उसका मान आता है -3/2। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि c का मान आएगा 3/2, तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर z आ गया ना, x बराबर z आ गया तो किसी एक समीकरण में रख दो, एक समीकरण में रखेंगे तो वहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है सी कैपिटल जी एफ ई स्क्वेयर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमा वही है जो लंबाई की है। डी यहाँ पे प्रकाश का वेग है, ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है या स्थिरांक है, ई आपका आवेश है, तो ये भौतिक राशि होगी। यानी आपको बताना है कि उस लंबाई की इन सब पे निर्भरता कैसी होगी। ऐसे वाले क्वेश्चन अपन करते हैं तो कहते हैं कि जो एल है उसमें उसकी निर्भरता बतानी है, किन किन पे, उनकी निर्भरता बतानी है सी के साथ, तो सी की घात एक्स मान लेते हैं, जी के साथ तो घात वाई मान लेते हैं, और इसी तरीके से ई का पावर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर जेड। तो अपना टारगेट होता है कि इसमें एल का विमा रखो, तो कैपिटल एल हो गया। यहाँ पे ये समानुपाती हटाने के लिए कोई नियतांक लेके आएंगे तो उसका कोई विमा नहीं होगा, तो उसको अपन ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे सी क्या होगा, सी आपका L-1 होगा, ठीक है। सी आपका L-1 होगा, उसकी घात कितनी होगी, एक्स होगी, ठीक है। जी जी को अलग से देख लो तो क्या होता है, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वेयर। तो अपन यहाँ से कहें कि जी का वैल्यू निकालें, जी अपन कह सकते हैं एफ इंटू आर स्क्वेयर बटा m1 इंटू m2। एफ की विमा बताओ, MLT-2 होगी, सही बात है, ठीक है। आर की विमा बताओ, आर क्या है, दूरी जैसा है,
क्योंकि अपन कह सकते हैं किन्हीं भी दो द्रव्यमान, जैसे एक द्रव्यमान m1 यहाँ पे है और एक दूसरा द्रव्यमान m2 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी r हो तो उनके बीच में लगने वाला बल जो होता है ना वह बराबर जी m1 m2 r स्क्वायर होता है। यहाँ से अपन कह सकते हैं r क्या है, दूरी है, तो उसका वैल्यू अपन कह सकते हैं एक का l होगा तो l का होल स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई अपन कह सकते हैं m1 तो m2 ये द्रव्यमान है तो कैपिटल M का पावर 2 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आप कह सकते हो जी का जो विमा है ना बच्चों, जी का विमा आप रखोगे m का घात -1, समझ में आया ना, क्योंकि ये दो हैं, एक कट जाएगा एक ऊपर जाएगा। और इसी तरीके से l कितना कह सकते हो, l 2 और 1 3, l क्यूब हो गया, e का पावर -2 हो गया। ठीक है, और इसका पावर अपन कह सकते हैं y। इसी तरीके से ये ई स्क्वायर अपन 4πε0 अपने को पता करना है। इसके लिए अपन समझ सकते हैं कि दो आवेश हैं, एक आवेश q1 है जिसका मान e, एक दूसरा आवेश है उसका मान भी e। उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 का होल स्क्वायर करें तो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये 12th की क्वांटिटी है, यदि आप 11th में और ये चीज़ें कम समझ में आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे स्थिर वैद्युत चैप्टर में इसको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये वहाँ की चीज़ें हैं। 1/4πε0 इन ई स्क्वायर को आप कह सकते हैं ये तो किसके बराबर होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। एफ कितना हो गया, एफ m/l/t-2 होता है, और अपन कह सकते हैं इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर कितनी होगी, पहले एक थी अब दो और आ गई तो अपन कह सकते हैं 3 हो गई। इस जगह अपन गुणा कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो तो अपन कहेंगे m/l/3 और t-2 और पावर z। अब अपन को क्या करनी होती है, घातों की तुलना करनी होती है। तो सबसे पहले m की घात की तुलना करो, सबसे पहले होगी m की घात। m की घात यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि m की घात कितनी है बच्चों, m की घात अपन कह सकते हैं 0 है, m की घात 0, तो अपन कह सकते हैं इसमें भी कोई m की घात नहीं है तो वहाँ पे भी 0। यहाँ पे m की घात अपन कहेंगे -y, यहाँ पे अपन कहेंगे +z। तो यहाँ से ये जो आंसर आया वो आंसर क्या आया कि y बराबर z है, y बराबर z है। मैं कह सकता हूँ y जो राशि है ना, y राशि सॉरी y की जो राशि है और z की राशि है उनकी घात बराबर होगी। y कौन है, g और e का होल स्क्वायर 4πε0 की घात एक बराबर होगी। जैसे ऑप्शन देखें तो g और इसका घात ई स्क्वायर अपन 4πε0। ये देखो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी की है, जी को नीचे ले आए है ना, इस वजह से, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोनों के अलग अलग है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन दो में चेक करना होगा। चलिए एक समीकरण और बना लेते हैं, चलिए समीकरण बनाते हैं दूसरी बार, किसकी घातें लेके आते हैं, एल की घात। एल की घात लेके आए बच्चों, तो एल की घात की बातें करो तो अपन कहेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना x, यहाँ पे कितना 3y, यहाँ पे कितना 3z। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, किसकी घात की तुलना करेंगे, एल टी की घात यहाँ पे अपन कह सकते हैं 0 होगी, ये 0 घात होगी, बराबर अपन कह सकते हैं बच्चों कितनी होगी टी की घात, माइनस का x, यहाँ पे कह सकते हैं माइनस का 2y, यहाँ पे कह सकते हैं माइनस का 2z। ये आपका तीसरा इक्वेशन आ गया, बराबर 0 चले रहे। अब इन तीनों को सोल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको x का मान तो मिलेगा -2, y का मान मिलेगा 1/2 और z का मान भी इसके बराबर होगा, तो z बराबर भी 1/2। अब इसको चेक कर लो, ये इक्वेशन आप खुद सोल्व कर लेना ना, सिंपल सी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब ये सोल्व करें तो x की घात -2, तो अपन कह सकते हैं जो x है वो c है, तो c का घात -2 मतलब क्या होगा 1/c²। तो 1/c² अपन कह सकते हैं कि इसमें है और इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से अपन देखें तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/c² इसे इसको पहले ही काट चुके हैं, 1/c² इसका सही वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि प्रतिबल की विमाएं हैं, प्रतिबल की विमा आपको बतानी है, तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो अपन कह सकते हैं प्रतिबल इक्वल्स टू होता है बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रतिबल बराबर बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अपन जानते हैं कि बल की विमा क्या होती है, m/l/t-2, बल की विमा क्या होती है, m/l/t-2 होती है, डिवाइड बाई क्षेत्रफल की विमा L2 होती है। जब इसको मैं सोल्व करता हूँ बच्चों तो m/l का पावर -1 हो जाएगा, t का पावर -2 हो जाएगा, तो m/l-1 t-2। ऐसा ऑप्शन अपन देखें m/l-1 t-2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।